हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तरडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बहुत ही अच्छी न्यूज आपके लिए लाया हूं। CS रमनदीप सिंह सर ने आपके लिए अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं फॉर कंपनी लॉ एंड SBIC एंड ओल्ड सिलेबस में SBEC होता है। तो दोनों के अमेंडमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड किए हुए हैं, रेलेवेंट फॉर December 23 एग्जामिनेशन। और सर ने मुझसे कहा है कि ये ओल्ड एंड न्यू दोनों के बच्चे देख सकते हैं। तो आई थैंक रमनदीप सर फॉर टेकिंग दिस एफर्ट। तो मैं ये वीडियो पुट आउट कर रहा हूं आपके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। आई होप आप रमनदीप सर को प्यार देंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और जो भी इसके बारे में आपको एडिशनल कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा या कोई आपका डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और सर आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आप अच्छे से अमेंडमेंट्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। ओल्ड न्यू दोनों के लिए है, कंपनी लॉ एंड SBEC दोनों सब्जेक्ट्स के लिए इसमें अमेंडमेंट्स कवर्ड है, ठीक है, रेलेवेंट फॉर December 23 एग्जामिनेशंस। तो अब गाइज हम कर रहे हैं प्रमोशन इन कॉर्पोरेशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। और वैसे आज जो मैं टॉपिक करवाऊंगा इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हैं। इन कॉर्पोरेशन ऑफ 1% कंपनी से हमने करना है। और 1% कंपनी कैसे बनाई जाती है, इसको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। जो नॉर्मल जिस तरीके से कंपनी बनती है ना, ये भी उसी तरीके से बनेगी। बस थोड़ी बहुत छेड़ाछाड़ी होती है। वो क्या छेड़ाछाड़ी होती है अभी समझाऊंगा, क्या फर्क होता है। और ये 1% कंपनी का प्रोसीजर पढ़ेंगे। इसमें भी अमेंडमेंट आई है लेटेस्ट में। और इसके बाद हम सेक्शन 8 कंपनी को कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी अमेंडमेंट आई है। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1% कंपनी से। तो 1% कंपनी वैसे मैंने आपको ऑलरेडी सेक्शन 2 क्लॉज 62 टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर के अंदर पढ़वा दिया था। वहां पे मैंने बताया था कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर एक ही मेंबर होता है और 100% शेयर उसी के पास होते हैं। डायरेक्टर एक मिनिमम होता है। डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, डायरेक्टर 15 तक भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर एक ही रहेगा। डायरेक्टर एक मिनिमम, मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज हमने ये देखी थी कि अगर आपको 1% कंपनी बनानी है तो 1% कंपनी को बनाने के लिए आपको उसके नाम के अंदर 1% लिखना जरूरी है। 1% कंपनी लिखना जरूरी है। और 1% कंपनी होती प्राइवेट ही है, लेकिन इसके फीचर्स थोड़े से यूनिक होते हैं, इसलिए इसको अलग कैटेगरी बनाया गया है। और जब मैंने बोला कि 1% होती प्राइवेट ही है, तो इसके नाम के अंदर प्राइवेट लिमिटेड आएगा। तो ये पता है कैसे लिखा जाएगा? मान लो अगर प्राइवेट कंपनी है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में OPC 1% कंपनी, ताकि पहचान हो जाए कि ये 1% कंपनी वाली प्राइवेट कंपनी है। या कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, एक्स प्राइवेट ब्रैकेट में OPC लिमिटेड, ऐसे भी लिख सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। बीच में 1% कंपनी लिखा होना जरूरी है, OPC लिखा होना जरूरी है, ताकि इसकी पहचान हो जाए। अब बात करते हैं, आपको मैंने एक चीज पढ़वाई थी जब आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा था, कि अगर आपको 1% कंपनी बनानी है तो 1% कंपनी का जो मेंबर होगा वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया वो है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा होता था कि वो रेजिडेंट इन इंडिया होना भी जरूरी है, लेकिन अब वो रेजिडेंट इन इंडिया का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। और सेम जब 1% कंपनी आप अपॉइंट करते हो तो उसका एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड OPC बनाई, अब मान लो उसका आपने मेंबर बनाया मिस्टर ए, ये मेंबर है, इसी के नीचे एक नॉमिनी भी अपॉइंट किया जाएगा। इसका मान लो उसका नाम है मिस्टर बी, ये इसका नॉमिनी होगा। इसका काम क्या होगा कि कल को अगर इस मेंबर की डेथ हो जाती है या ये वाला पर्सन अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो इसकी जगह पर ये नीचे वाला नॉमिनी आकर क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। फिर ये अपने नीचे नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा। इसका ये रोल होता है। तो अगर आपको 1% कंपनी का मेंबर बनना है या नॉमिनी बनना है, दोनों में से कुछ भी बनना है, तो आपको दो कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, दूसरा आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना, एक नेचुरल पर्सन, दूसरा इंडियन सिटीजन। रेजिडेंट इन इंडिया आप हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। क्या आप रेजिडेंट इंडिया हो या नहीं? पहले फर्क पड़ता था, अब फर्क नहीं पड़ता। तो ये है OPC का क्राइटेरिया कि OPC होती क्या, बताऊंगा बनेगी कैसे और उसका क्राइटेरिया क्या होगा बनाने का, वो बात करेंगे। बस सब कुछ सेम है, मैं भी बताता हूं। अभी 2 मिनट लगेंगे, पल्ले पड़ जाएगा, तुम्हारे को सब आता है। पहले हम OPC को पढ़ लेते हैं। 1% कंपनी क्या था, ये लो। तो पहले 1% क्या है? 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसके अंदर एक ही पर्सन एज अ मेंबर है। इसको बनाने के लिए क्या ध्यान है? ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब नॉट कि रेजिडेंट इंडिया है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और पहले मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा? अर्लियर इट वाज रिटन दैट ही मस्ट बी रेजिडेंट इंडिया। पहले लिखा हुआ था कि वो रेजिडेंट इंडिया होना जरूरी है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। रेजिडेंट इंडिया के ब्रैकेट में अदरवाइज कर दो, इसका मतलब है कि रेजिडेंट इंडिया है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। एक वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब तुम्हारे मेरे ऐसा इंसान होना चाहिए। दूसरा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
और इसके लिए आपको दो साथ में, अच्छा ये दो कंडीशन किसके लिए है, अगर शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट 1% कंपनी, जो ओपीसी का मेंबर है उसको भी दोनों कंडीशन पूरी करनी है, एंड शेल बी नॉमिनी फॉर द मेंबर ऑफ 1% कंपनी, मतलब जो ओपीसी का मेंबर है उसका जो बंदा नॉमिनी बनना चाहता है उसको भी कंडीशन पूरी करनी है। तो मैंने बताया ना कि आप भले ओपीसी के मेंबर बन रहे हो नॉमिनी बन रहे हो, आपको दोनों को ये कंडीशन पूरी करनी है कि आप नेचुरल पर्सन भी होने चाहिए और आप इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए। अच्छा ये ऊपर वर्ड यूज होता है रेजिडेंट इंडिया, तो रेजिडेंट इंडिया का मतलब बता रहा है कि रेजिडेंट इंडिया एक ऐसा बंदा होता है जो इंडिया में कम से कम इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 120 डेज रहा हो। पहले वो 182 होता था, चेंज होकर 120 डेज हो गया था। बस ये ध्यान रखना। अब मेन यहां से स्टार्ट होगा कि अगर पेपर में आ गया ओपीसी बनानी है तो कैसे बनेगी, अब मैं बताता हूं, सुनना पड़े ध्यान से, मजा आएगा, यू विल लव इट। अब बात करते हैं कि ओपीसी बनेगी कैसे। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, ये जब हम इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, और अब क्योंकि आप अमेंडमेंट भी कर रहे हो साथ में, तो मैं तुम्हें वापस रिकॉल कराया था कि हमने बनाया था कि एक कंपनी को बनाने के मेनली मोटा मोटा मेरे हिसाब से 5 स्टेप होते हैं। हालांकि मैंने तुम्हारे को बुक में दिखाया था कि हमारी बुक के अंदर टोटल में कितने स्टेप हैं, टोटल में 8 स्टेप है। आपको पेपर में वो 8 ही लिख के आने, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट में बताया था कि 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी, कि आपको प्राइवेट बनानी है, पब्लिक बनानी है, ओपीसी बनानी है, सेक्शन 8 कंपनी बनानी है। स्टेप 2 होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम, और मैंने बताया था वो रिजर्वेशन ऑफ नेम कैसे होता है, स्पाइस प्लस के फॉर्म से आप अपना नाम रिजर्व करवाते हो। पार्ट ए, स्पाइस प्लस के अंदर 2 पार्ट थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी कंपनी को बनाने का फॉर्म होता है, पार्ट ए कंपनी को नाम लेने का प्रोसेस होता है। तो पार्ट ए के थ्रू आप नाम लोगे, उसकी 1000 रुपए की फीस होती है। फिर स्टेप 3 में मैंने बताया था कि यहां पे आपको क्या करना पड़ता है, स्पाइस के रूट में जाना होता है। स्टेप 3 यहां पे ये था कि आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे स्टेप 3 हो जाएगा, आपको 1 मिनट रुको, स्पाइस के रूट में जाना होता है। आपको आरओसी को कुछ फॉर्म फाइल करने होते हैं, आईएनसी 32, आईएनसी, ये यहां पे इसको ठीक करो, आईएनसी 32 के बाद आईएनसी 33, आईएनसी 34, आईएनसी 35, और उसके बाद एक फॉर्म और पढ़ा था हम लोगों ने, आईएनसी 9, आईएनसी 9, ये हमने पढ़ा था। ये 5 फॉर्म जाते हैं, हमने पढ़ा था ना कि भाई सबसे पहला स्टेप होता है कि सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी, कि आपको कंपनी बनानी कौन सी है। उसके बाद स्टेप 2 होता है नाम ले लो। स्टेप 3 स्पाइस के रूट में जाओ और आरओसी को कितने फॉर्म फाइल करो, 5 फॉर्म फाइल करो। आईएनसी 32 कंपनी बनाने का मेन फॉर्म है, 32, 33 एमओए का फॉर्म है क्योंकि कंपनी का एमओए बनेगा, 34 एओए का फॉर्म है, 35 एजाइल प्रो जिसमें जीएसटी वगैरह लेते हैं कंपनी का, और आईएनसी 9 डिक्लेरेशन है। उसके बाद स्टेप 4 था कि आप सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट कर दो, और स्टेप 5 था कि अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। 5 स्टेप थे एक नॉर्मल कंपनी को बनाने के लिए, सब कुछ सेम रहेगा। बस जो अटैचमेंट जाती थी ना, मैंने आपको बताया था कि आईएनसी 32 के अंदर कुछ अटैचमेंट्स लगकर जाती हैं, कुछ चीजें लगकर जाती हैं, मैंने आपको बताया था। ये रही स्पाइस के फॉर्म के अंदर ये अटैचमेंट्स लगकर जाती है, मैंने तुम्हारे को दिखाई थी, कहां गई, ये रही, कि भाई जो जो कंपनी बना रहे हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी जिस जगह पे बना रहे हो वो जाती है, अगर वो जगह किराए पे तो रेंट एग्रीमेंट जाता है, जो बंदे डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनका कंसेंट लेटर जाता है, जिस जगह पे आप बना रहे हो वहां पे एक एनओसी जाती है, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जाती है। बस एक पॉइंट, ये 7 पॉइंट एक्स्ट्रा, ये 7 अटैचमेंट जब सब रहेंगी, एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी कि जो आप ओपीसी बना रहे हो तो उसमें आप एक नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो ना, तो नॉमिनी का कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा, नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा कि वही नॉमिनी बनने को तैयार है। पहले ना ये कंसेंट लेटर लेने के लिए एक फॉर्म होता था, उस फॉर्म का नाम था फॉर्म आईएनसी 3। मतलब सरकार ने एक बना बनाया फॉर्मेट दिया था कि नॉमिनी जो कंसेंट देगा वो इस फॉर्म में देगा। अब ये आईएनसी 3 फॉर्म को अबॉलिश कर दिया गया है, अब आईएनसी 3 नहीं है, बस अब इतना, उसकी जगह सिर्फ इतना वर्ड लिख दिया कंसेंट लेटर। तो कंसेंट तो आज भी लेनी है लेकिन फॉर्म आईएनसी 3 में नहीं लेनी, तो मतलब बन गई ओपीसी, बस यही था। तो जैसे आप एक नॉर्मल कंपनी बनाते हो सब कुछ सेम रहेगा, बस एक चीज एक्स्ट्रा रहेगी, क्या कि आपको नॉमिनी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि नॉमिनी का कंसेप्ट सिर्फ 1% कंपनी में होता है कि कल को अगर वो एक ही बंदा है, अगर वो मर गया तो उसकी जगह पे आके नॉमिनी कंपनी चलाएगा। तो वो जो नॉमिनी आकर उस कंपनी को चलाएगा तो वो नॉमिनी की कंसेंट लेनी है बस एक्स्ट्रा, बस यही है। तो इसका मतलब एक कंपनी अगर आपको बनानी है तो नॉर्मल कंपनी बनानी है तो सब कुछ 5 स्टेप होते हैं नॉर्मली, जो हमारे हिसाब से शॉर्ट में। भाई सबसे पहले सिलेक्ट करो बनानी कौन सी है, उसके बाद नाम ले लो, उसके बाद स्पाइस के रूट में 5 फॉर्म फाइल करने होते, 32, 33, 34, 35, 9 सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, और आरओसी सेटिस्फाइड हो गया स्टेप 5 में तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कंपनी बन जाएगी। ये जो आईएनसी 32 वाला फॉर्म था ये मेन फॉर्म है, इसी के अंदर बहुत सारी अटैचमेंट्स लगकर जाती है, मैंने आपको बताया था। उन अटैचमेंट्स में जितनी अटैचमेंट जा रही थी, ये आइडेंटिटी प्रूफ, जो लोग उस कंपनी को बना रहे हैं उनका रेजिडेंस प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड आ गया, रेंट एग्रीमेंट अगर किराए की जगह तो उसकी कॉपी, DI2 डायरेक्टर जो बन रहे हैं उनका कंसेंट लेटर, एनओसी, ये सब जो लगता है, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट जो सब लगता था वो सब लगेगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा रहेगी, अगर आप 1% कंपनी बना रहे हो तो उस नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट, बस बन गई ओपीसी, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर एक नॉर्मल कंपनी बनानी है तो वही सारा प्रोसेस रहेगा जो ये वाला है।
अगर एक ओपीसी बनाए तो भी सारा प्रोसेस सेम है, बस ये चीज एक्स्ट्रा, ये 8 पॉइंट एक्स्ट्रा ले जाएगा। नॉम का जो अटैचमेंट लगती है उसमें नॉमिनी की कंसेंट एक्स्ट्रा लगेगी। बस पहले वो आईएनसी 3 में जाती थी, अब उसके लिए कोई फॉर्म नहीं है, अब सिर्फ नॉर्मल जाएगी। वो सिर्फ कंसेंट लेटर एक किसी प्लेन पेपर पे फॉर्मेट पे दे दो। जरा पढ़ना क्या बोलता है। नॉमिनेशन बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ 1% कंपनी क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 द मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन विद हिज प्रायर रिटन कंसेंट। आपको एक नाम डालना पड़ेगा एमओयू में, उसकी कंसेंट लेकर, रिटन में कंसेंट लेनी है। Who shall in the event of subscriber death or his incapacity to contract become the member of the company, and the written consent of such person shall also be filed to the registrar at the time of incorporation of 1% company along with his MOA and AOA। तो सर जब आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी में आता है MOA AOA की कॉपी तो आरओसी को सबमिट करोगे, तो साथ में जो बंदा नॉमिनी बनना चाहता है, अच्छा ये नॉमिनी का काम क्या है हमने पढ़ लिया कि कल को अगर जो मेन मेंबर है ओपीसी का, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया कि अगर ओपीसी का जो मेन मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पर आकर कौन बनेगा, ये नॉमिनी मेंबर बनेगा, उसका ये काम है। तो उसकी रिटर्न में कंसेंट लेनी है, और जब आप कंपनी बना डॉक्यूमेंट फाइल करो उसके साथ ही लगानी है। और ये कंसेंट किस में लगाकर देनी है, देखो बता रहा है रूल 4 ये कहता है कि स्टेट द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड शैल बी मेंशन्ड इन द एमओए ऑफ 1% कंपनी एंड सच नॉमिनेशन डिटेल अलोंग विद द कंसेंट ऑफ सच नॉमिनी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस प्लस। आ गई ना, कंपनी बनते के टाइम पे जब स्पाइस प्लस का फॉर्म लगा रहे उसी के अंदर उस नॉमिनी का कंसेंट लेटर भी लगाकर दे देना साथ में। तो मैंने जो तुम्हारे को बताया कि कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये 5 स्टेप हैं कि भाई नाम लो, उसके बाद सिलेक्ट करो कौन सी बनानी, फिर नाम लो, फिर स्पाइस के रूट में जो 5 फॉर्म जाते हैं 32, 33, 34, 35, 9, उसमें मैंने बताया था इस 32 के अंदर ये जो स्पाइस प्लस का मेन फॉर्म है इसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स लगकर जाती हैं, ये वाली जो हमने देखी ये नीचे की तरफ, इन्हीं अटैचमेंट्स में बस ये एक फॉर्म एक्स्ट्रा चला जाएगा, कौन सा, कंसेंट लेटर वाला, कि जो बंदा नॉमिनी बनना चाहता है उसकी कंसेंट लगकर चली जाएगी। तो ये कह रहा है INC 32 में उसकी कंसेंट लगाकर भेज दो। बस ये अमेंडमेंट कब आई है, 19/1/2023 को। अमेंडमेंट में बस इतना ही था कि पहले वो जो INC 3 था वो कट गया, उसके बाद अब वो फॉर्म उस फॉर्मेट में कंसेंट नहीं जाएगी, कंसेंट तो आज भी जाएगी उस नॉमिनी की, लेकिन INC 3 में नहीं जाएगी, नॉर्मल पेपर पे ले लो कंसेंट और डाल के INC 32 में सबमिट कर दो ROC को। एक तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है फॉर्म INC 32, इसको बोल्ड कर दिया। अच्छा ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अच्छा और नीचे एक वर्ड इन्होंने डाल दिया EMOA DOA, ये अमेंडमेंट है। पहले यहाँ पे ना वर्ड खाली MOA AOA लिखा था, अब लिखा है EMOA EOA, क्योंकि आपको पता होगा मेमोरेंडम आर्टिकल का फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, तो खाली मेमोरेंडम आर्टिकल लिखना वैसे भी गलत था, इसलिए आगे ई लगा दिया, फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कि जो MOA AOA जब आप कंपनी बनाते हो तो जो आप, मैंने तुम्हारे को बताया कंपनी बनाने के लिए जो आपको फॉर्म फाइल करने होते हैं 32, 33, 34, 35, ये जो सारे फॉर्म आपको फाइल करने हैं ऊपर वाले, ये कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ी है, ये सब एमसीए की साइट पे अपलोड होते हैं, ई फॉर्म है सारे, है ना। और अब तो अपलोड भी नहीं होते आजकल, तो वहीं पे मैंने तुम्हारे को दिखाया था जाकर पिछले वाले लेक्चर में, वहीं पे जाकर फिल करने होते हैं, एमसीए की साइट पे जाकर ही बने बनाए फॉर्म होते हैं, इनको वेब बेस्ड फॉर्म बोलते हैं। तो आप सबमिट कर दो। अच्छा ये बात तो खत्म हो गई कि भाई आपने कंपनी बनते के टाइम पे नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। अब मान लो एक क्वेश्चन उठता है कि अब कंपनी बन चुकी है, अब कंपनी बन चुकी है, बनने के बाद उसमें से जो नॉमिनी है, जो नॉमिनी बना हुआ था, वो अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, मतलब वो कहता है कि मैं नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो अब नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो एक कंपनी बन गई, एक्स प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी बन गई, मान लो उस टाइम पे इसके अंदर 2 बंदे अपॉइंट करेगा, एक मिस्टर ए को मेंबर बनाया गया एंड मिस्टर बी को इसका नॉमिनी बनाया गया। तो जिस टाइम ये कंपनी बनी थी तो उस टाइम पे इस नॉमिनी की अपॉइंटमेंट जो हुई थी उसमें हमने 2 चीजों का ध्यान दिया था। एक तो हमने उसकी रिटर्न में कंसेंट ली थी कि हाँ भाई वो नॉमिनी बनने को तैयार है, एक तो हमने उसकी क्या ली थी, रिटर्न में कंसेंट ली थी, और दूसरी चीज जो हमने वहां पे ली थी ना, वो पता क्या था कि INC 32 के अंदर उसको लगाकर भेज दिया था, उस कंसेंट लेटर को किस में अटैच कर दिया था, फॉर्म INC 32 में अटैच कर दिया था। और INC 32 कंपनी बनने का फॉर्म है, उसी के अंदर ही लगकर चली गई थी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब तो कंपनी बन चुकी है, तो INC 32 का रोल तो खत्म हो गया। अब मान लो कंपनी बनने के बाद अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो नॉमिनी है ना, ये रहना नहीं चाहता इसके साथ, ये इसका नॉमिनी नहीं बनना चाहता, ये नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, ये कहता है कि भाई मैं तेरा नॉमिनी नहीं बनना चाहता। तो हम कहेंगे भाई कोई बात नहीं, नहीं बनना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जाएगा तो इसकी जगह कोई और तो लेके आना पड़ेगा ना।
तो अब जो नया नॉमिनी अपॉइंट होगा, अब कैसे अपॉइंट होगा? तो अब आईएनसी 32 दोबारा थोड़ी आएगा। आईएनसी 32 के अंदर जो देखो नॉमिनी की अपॉइंटमेंट फर्स्ट टाइम तो आईएनसी 32 के थ्रू ही हो गई थी, अलग से कुछ नहीं करना पड़ा था। आईएनसी 32 में ही उसकी कंसेंट लेटर लगा दी और वो अपॉइंट हो गया। लेकिन अब वो तो 32 तो कंपनी बनने का फॉर्म है, तो उसी में जुगाड़ हो गया। लेकिन अब कंपनी बन चुकी है तो अब दोबारा आईएनसी 32 थोड़ी जाएगा। लेकिन अभी नॉमिनी ये कहता है कि मैं नहीं बनना चाहता, अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी जगह मान लो हम किसी मिस्टर सी को न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो लॉ कहता है कि इस जो न्यू नॉमिनी को अपने अपॉइंट करना है, इसकी अपॉइंटमेंट होगी आईएनसी 4 में। तो अब जो फॉर्म जाएगा वो कौन सा आएगा? आईएनसी 4। और इस नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। वो पहले आईएनसी 3 में लेनी होती थी, वो तो मैंने बताया ना आईएनसी 3 तो अबॉलिश हो गया, कोई लेना देना ही नहीं है। तो आईएनसी 3 की जगह वर्ड क्या आ गया? रिटर्न कंसेंट। और वो रिटर्न कंसेंट किस में लगकर जाएगी? आईएनसी 4 में लग के जाएगी। तो इसका मतलब सिंपल सा प्रोसेस ये है, अगर आप इसको अपने दिमाग में ऐसे बिठा लो कि अगर आप ओपीसी बना रहे हो और फर्स्ट टाइम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो, तो उस टाइम तो नॉमिनी को अपॉइंट करने के अलग से कोई फॉर्म फाइल नहीं करना। जो आईएनसी 32 कंपनी बनाने का मेन फॉर्म है, उसी के अंदर बस उसका रिटर्न कंसेंट लेटर लगा दो, नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर ओपीसी बन गई और उसके बाद आप उस नॉमिनी को हटा रहे हो और उसकी जगह पे नया नॉमिनी लेकर आ रहे हो, या वो खुद जा रहा है या आप हटा रहे हो, उसकी जगह नया नॉमिनी लेकर आ रहे हो, तो अब जो नए नॉमिनी की अपॉइंटमेंट होगी वो आईएनसी 4 के थ्रू होगी, आईएनसी 32 के थ्रू नहीं होगी। और उसके रिटर्न कंसेंट उसकी आज भी ली जाएगी। और पहले वो रिटर्न कंसेंट वाला लेटर आईएनसी 32 में लगकर गया था, अभी रिटर्न कंसेंट वाला लेटर आईएनसी 4 में लग के जाएगा। बस सब कुछ सेम है, बस आईएनसी 32 की जगह आईएनसी 4 हो जाएगा। ये कब होएगा? कंपनी बनने के बाद, अगर आप नॉमिनी चेंज करते हो खुद या वो खुद चला जाता है तब। अब पढ़ना, तो यहां पे क्या बोलता है, बस बाकी सब सेम है, पढ़ो। विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, मतलब नॉमिनी कहता है कि भाई मैं नॉमिनी नहीं रहना चाहता, मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता हूं। तो रूल 4.3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्टेट दैट द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी मे विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू सच सोल मेंबर एंड टू द वन पर्सन कंपनी। इसका मतलब ये, पहले नहीं रुक जाओ, इसका मतलब ये कि अगर ये नॉमिनी मिस्टर बी अपनी कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है तो इसको दो लोगों को बताना पड़ेगा। एक तो इस मेंबर को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इंटीमेट करना पड़ेगा कि भाई मैं इस ओपीसी को छोड़ के जाना चाहता हूं, प्लस एक नोटिस उसको कंपनी को देना पड़ेगा। तो नोटिस की कॉपी दो लोगों को जाएगी, एक इसको और एक इसको, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हालांकि अलग बात है कि पड़ेगा उसको यही, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी से दो बंदों के नाम पे बनेगा वो नोटिस, एक मेंबर के नाम पे जो ओपीसी को चला रहा है और एक कंपनी के नाम पे। ये नॉमिनी दो नोटिस बनाएगा, उसमें उनको लिख के देगा कि भाई मैं तुम्हारी ओपीसी छोड़ के जाना चाहता हूं। आगे बढ़ो। अब होगा क्या? जब उसने नोटिस दे दिया, द सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन एज अ नॉमिनी विद इन 15 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल। अब उसने कंपनी को नोटिस सर्व कर दिया और मेंबर को भी नोटिस सर्व कर दिया। तो जैसे उस मेंबर के पास नोटिस पहुंचा, उसके 15 दिन के अंदर वो नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा। 15 दिन के अंदर वो नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा और वो एंड शैल सेंड एन इंटीमेशन ऑफ सच नॉमिनेशन राइटिंग टू द कंपनी। और वो जो सोल मेंबर है, सोल मेंबर हमारे एग्जांपल में कौन है? जो ओपीसी को चला रहा है, मिस्टर ए। तो वो मिस्टर ए तो जैसे ही बी अपना नोटिस इसको कंपनी को और इसको ए को सर्व करेगा, जैसे ही ए के पास नोटिस आएगा तो एक तो नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा 15 दिन में नोटिस रिसीव होने के, प्लस ए उस नोटिस की कॉपी एक कंपनी को भी भेजेगा, मतलब इंटीमेट करेगा कि भाई मैंने नया वाला नॉमिनी ये अपॉइंट करा है। आगे, एंड उस नए नॉमिनी की कंसेंट ली जाएगी एंड ये आरओसी को फाइल की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म आईएनसी 4। रिटर्न कंसेंट ली जाएगी, और मैंने ब्रैकेट में लिखा अर्लियर इट वाज फॉर्म आईएनसी 3। पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ली जाती थी, आरओसी को भेजी जाती थी आईएनसी 4 के अंदर लगाकर। अब उसकी रिटर्न कंसेंट ली तो जाएगी, लेकिन वो एज अ डिक्लेरेशन आईएनसी 4 के अंदर ही लगकर चली जाएगी, अलग से आईएनसी 3 लगाना। तो पहले दो फॉर्म जाया करते थे, आईएनसी 4 मेन फॉर्म था जो फाइल होता था, आईएनसी 3 उसके अंदर लग के जाता था कंसेंट लेटर। तो आज भी कंसेंट लेटर आईएनसी 4 में ही लगकर जाएगा, लेकिन अब अलग से कोई वो नहीं लगाना, क्या बोलते हैं, एज अ डिक्लेरेशन जाएगा। मतलब फॉर्म के अंदर या तो ऐसा होगा कि कॉलम होगा कि इस पे टिक कर दो कि भाई मैं नॉमिनी बनने को तैयार हूं। अब अलग से आपको आईएनसी 3 लगाने की जरूरत नहीं, आईएनसी 3 का कंसेप्ट खत्म हो गया। ये अमेंडमेंट आई है 19/1/23 को। और रूल 4.4 ये कहता है, द शेड्यूल स्टेट्स द कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार a notice of such withdrawal of consent and intimation of the other person by the sole member in form number INC 4 along with the fees in the declaration so nominated INC 4 ले देंगे। मतलब ले देंगे, वही वाली बात कर रहा है कि वो जो डेक्लेरेशन पे INC 4 में जाती है ना, ले देंगे आरओसी पे एक ही फॉर्म जा रहा है INC 4, उसी के अंदर उसकी डेक्लेरेशन भी है कि वो नॉमिनी बनने को तैयार है, कंसेंट लेटर उसी के अंदर ही है, आप लगाकर भेज दोगे, आपको अलग से INC 3 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ले देंगे भाई, अच्छा यहाँ पे 30 दिन लिखे, ऊपर 15 दिन लिखे, दोनों में फर्क क्या है? वो कह रहा है कि जब नॉमिनी जो था, जब वो वहां से ओपीसी को छोड़ के जा रहा था, तो उसने क्या करना था, दो लोगों को बताना था, एक तो मेंबर को बताना था ओपीसी को और एक कंपनी को बताना था। तो जब उसने मेंबर को बताया कि भाई मैं ओपीसी छोड़कर जा रहा हूं, जैसे उस मेंबर को नोटिस गया, उसके 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा। अच्छा, एक नोटिस कंपनी को भी गया था, सेम डे ही गया होगा, तो जब कंपनी के पास गया, कंपनी उसके 30 दिन में आरओसी को बता देगी कि भाई हमने ये वाला नया
वो वाला क्या, ये वाला नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है, तो इसका समझो तो पता है कैसे होगा, ये टोटल में 30 दिन है, इसमें 15 + 15 होगा, तो पहले 15 दिन में अपॉइंट किया जाएगा नॉमिनी को, अगले 15 दिन में आरओसी को बता दिया जाएगा, टोटल 30 दिन है ये टोटल में, क्योंकि 30 दिन भी जब उनके पास कंपनी के पास नोटिस थी वो वहीं से काउंट हो रहे हैं, और वो 15 दिन भी जब नोटिस थी वो वहीं से काउंट हो रहे हैं। तो मैं ऐसे कह सकता हूं जब उस मेंबर जो नॉमिनी ने जब वो ओपीसी को छोड़ के गया होगा तो उसने एक नोटिस कंपनी के नाम पे दिया होगा, एक मेंबर के नाम पे दिया होगा कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो जब उसने दोनों के नाम पे सेम डे भिजवाया होगा तो पहले 15 दिन के अंदर वो मेंबर नया नॉमिनी अपॉइंट कर लेगा, और अगले 15 दिन में क्या होगा, आरओसी को वो कंपनी नोटिस भेज देगी कि भाई हमने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, ये वाला चला गया है, आईएनसी 4 में भेजेगी, और उस आईएनसी 4 के अंदर वो फॉर्म है और उसी के अंदर एक डिक्लेरेशन डली होगी कि भाई ये नए वाले नॉमिनी की कंसेंट है कि मैं बनने को तैयार हूं। बस इतना ही बोल रहा है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और क्या है, अच्छा अब आता है चेंज ऑफ नॉमिनी बाय सोल मेंबर। अच्छा ऊपर वाले में फर्क क्या है, इसमें और उसमें फर्क क्या है, कंसेप्ट सेम ही है। वहां पे नॉमिनी अपनी कंसेंट खुद भी ड्रॉ कर रहा था, यहां पे नॉमिनी अपनी कंसेंट खुद भी ड्रॉ नहीं कर रहा, हम उसको निकाल रहे हैं, तो बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। अगर हम उसको निकाल रहे हैं हम उसको बता देंगे भाई तो जाए यहां से, जैसे हम उसको नोटिस सर्व करेंगे, यहां पे क्या लिखा है, स्टेटेड सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी मे बाय इंटीमेशन राइटिंग टू द कंपनी चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट एनी टाइम। अगर उनको लगता है किसी रीजन की वजह से हटाना तो हटा सकते हैं, और जब वो उसे हटाएंगे तो उसको उसकी जगह पे नॉमिनेट अनदर पर्सन कर सकते हैं, और उसकी रिटर्न में कंसेंट ली जाएगी आईएनसी 4 में। मैंने बताया ना आईएनसी 4 में उसकी डिक्लेरेशन ली जाएगी, ये अमेंडमेंट है, पहले आईएनसी 3 में ली जाती थी। और उसके बाद जब उसकी रिटर्न में कंसेंट ले ली गई उसके बाद आरओसी को बता दिया जाएगा कि भाई हमने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है, उसकी डिटेल 30 दिन के अंदर। तो इसकी जगह पे जब नया अपॉइंट कर लिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू नॉमिनी विद इन 30 डेज रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन। यहाँ पे क्या लिखा है कि द कंपनी शैल रिसीव सच इंटीमेशन फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच चेंज इन फॉर्म नंबर आईएनसी 4। तो अगर मैं ओपीसी का मेंबर हूं और मैं हटाना चाहता हूं अपने इस एग्जिस्टिंग नॉमिनी को, तो मैं कंपनी को एक नोटिस सर्व करूंगा कि भाई मैं अपने नॉमिनी को हटाना चाहता हूं, तो भाई और जो नया नॉमिनी में अपॉइंट करना चाहता हूं उसकी कंसेंट दिलवा दूंगा आईएनसी 4 में। और जैसे ही मैं इंटीमेट कंपनी को करूंगा, कंपनी उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को एक फॉर्म फाइल कर देगी आईएनसी 4। वही वाला कंसेप्ट है कि जैसी कंपनी को इंटीमेट हो कंपनी आरओसी को इंटीमेट कर देगी आईएनसी 4 में कि भाई नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया गया है आईएनसी 4 में, और आईएनसी 4 के अंदर उसकी कंसेंट होगी, आईएनसी 4 आरसी हो जाए, अब एक ही फॉर्म जाएगा। पहले होता था आईएनसी 4 जाता था, आईएनसी 3 उसमें कंसेंट लग कर जाती थी, 2 फॉर्म जाते थे। अब कंसेंट उस आईएनसी 4 के अंदर चली जाएगी और वही मेन फॉर्म है, वही फाइल हो जाएगा एज अ डिक्लेरेशन, खत्म। और नेक्स्ट आता है डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ सोल मेंबर। यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर वाला मेंबर है, अब ऊपर वाले 2 केस पता क्या था, यहाँ पे ये था कि पहले वाले केस में नॉमिनी खुद छोड़ के जा रहा है, दूसरे वाले केस में हम नॉमिनी को निकाल रहे हैं। अब ये जो तीसरा केस है पता क्या है कि जो मेन मेंबर है वो मर गया या वो इनकैपेसिटेट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो वो मर गया तो अब नीचे वाला नॉमिनी ऊपर आकर मेंबर बन जाएगा। यहां इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ऊपर वाले पहले वाले केसेस में तो क्या हो रहा था कि ये जो ए था वो बी को या तो निकाल रहा था या बी खुद जा रहा था। अब वाले केस में क्या है कि इसकी हो गई डेथ ए की, तो अब ये जो बी है ये ऊपर आकर मेंबर बन जाएगा। अब जब ये ऊपर आकर मेंबर बन जाएगा तो अपने नीचे नॉमिनी अपॉइंट करेगा ना, उसके बारे में बात हो रही है। तो बाकी प्रोविजन सेम ही है, तो बस अगर वो हो जाएगा तो अब देखो क्या बोलता है, तो यहां पे वो नीचे क्या बोल रहा है कि अगर मेन मेंबर की डेथ हो गई तो जो अब ये नीचे वाला नॉमिनी ऊपर आकर मेंबर बन जाएगा, तो न्यू मेंबर जो है जब ये नीचे आकर ऊपर मेंबर बन गया तो अपने 15 दिन के अंदर वो जब वो मेंबर बना उसके 15 दिन में वो नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा, और फिर उसके बाद जब वो अपॉइंट हो जाएगा तो वो कंपनी को इंटीमेट करेगा और कंपनी 30 दिन में आरओसी को बता देगी आईएनसी 4 के अंदर। सब कुछ सेम है। और नीचे वो ये बता रहा है कि ओपीसी जब भी आप बनाओगे तो नाम में 1% कंपनी लिखना जरूरी है। तो इस पूरे ओपीसी कंसेप्ट में अमेंडमेंट क्या है, आपको कहानी समझ आ गई है। ले देखिए सिर्फ कहानी इतनी है, कहानी यही आई है कि आईएनसी 3 का कंसेप्ट खत्म हो गया, आईएनसी 4 में ही कंसेंट एज अ डिक्लेरेशन जाएगी और आईएनसी 4 एक ही फॉर्म फाइल होगा बस। और ये भी सिर्फ कब होगा, कंपनी बनने के बाद अगर ऐसी हरकत हो रही है तो। अगर कंपनी बनते के टाइम पे ही ऐसा कुछ हो गया था, अगर कंपनी बनते के टाइम पे ही आपको नॉमिनी अपॉइंट करना था तो अब तो आईएनसी 32 में अपॉइंट हो जाएगा और उसकी रिटर्न कंसेंट लगा दी जाएगी, अलग से आईएनसी 4 फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपनी बनने के बाद आप नया नॉमिनी अपॉइंट करते हो तो फिर किस में होगी, आईएनसी 4 के अंदर अपॉइंटमेंट होगी और कंसेंट भी आईएनसी 4 में चली जाएगी, आईएनसी 3 लक्षण लगाना। ठीक है जी, ओपीसी का अमेंडमेंट भी खत्म हो गया और पूरा कंसेप्ट 0 से खत्म हो गया। अब हम सेक्शन 8 कंपनी पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 8 कंपनी, इसमें भी अमेंडमेंट है, ये देखेंगे क्या है। तो गाइस अब हम पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज। इसमें 2 रूल पढ़वा रहा है वो आपको, एक रूल 19 और एक रूल 20। दोनों में क्या फर्क है बताता हूं। देखो रूल 19 के आगे क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस फॉर न्यू कंपनीज, और रूल 20 के आगे क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। अब इसका मतलब क्या है जरा समझना। अच्छा पहले तो आपको ये बता दूं कि सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। आप लोग टाइप्स ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी, मतलब जिसका काम सोशल वेलफेयर वगैरह करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है।
ऐसी कंपनी को हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो एक कैटेगरी ये है कि आप फ्रॉम द डे वन एक ऐसी कंपनी बना रहे हो जिसका काम सोशल वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसको हम बोलते हैं लाइसेंस फॉर न्यू कंपनी, कि आप फ्रॉम द डे वन ही एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रहे हो। रूल 20 के अंदर लिखा हुआ है लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, जिसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है, लेकिन पहले वो प्रॉफिट मेकिंग थी, अब वो अपने आप को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है। समझ आ रहा है? लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बनी हुई है, लेकिन पहले वो प्रॉफिट मेकिंग थी, अब वो अपने आप को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है। तो अगर कोई कंपनी पहले से बनी हुई है प्रॉफिट में, अपने आप को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो रूल 20 लगेगा। अगर कोई बंदा फ्रॉम द डे वन नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहता है तो रूल 19 लगेगा। रूल क्या लगेगा? 19। अगर मैं तुम्हारे को बता दूं ना तो सब कुछ सेम है। इसमें क्या अमेंडमेंट आई है मैं तुम्हें बताता हूं, बस सुनना बड़े ध्यान से। एक नॉर्मल कंपनी बनाने का जो प्रोसीजर होता है वही इसको भी बनाने का प्रोसीजर है। क्या फर्क है बताता हूं, सुनना बड़े ध्यान से, सुनना बड़े ध्यान से। पहले हम लाइसेंस फॉर न्यू कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं। सुनना ध्यान से, लो भाई ऊपर चलते हैं। अभी मैंने तुम्हारे को बताया कि एक कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है। हमने देखा था मोटा मोटा 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी, कि आपको प्राइवेट बनानी है, पब्लिक बनानी है, 1% सेक्शन 8 कंपनी, यहां पे भी वही चलेगा। स्टेप 2 क्या होता है? रिजर्वेशन, हमने नाम ले लो स्पाइस प्लस में पार्ट ए के थ्रू। फिर स्पाइस रूट, स्टेप 3 होता है स्पाइस रूट, इसमें हम 5 फॉर्म फाइल करते थे, INC 32, INC 33, 34, 35 और INC 9। यहां पे ना इधर चेंज होगा, यहां पे ना चेंजेस यहां है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे MOA AOA के फॉर्म दूसरे हैं। यहां पे 33 और 34 नहीं जाएगा, 32 तो जाएगा लेकिन 33 और 34 नहीं जाएगा। यहां पे MOA का फॉर्म है INC 13 और AOA का फॉर्म है INC 31। तो यहां पे MOA का फॉर्म है INC 13 और AOA का फॉर्म है INC 31। बाकी INC 35 जाएगा। और ये जो लास्ट फॉर्म था ना INC 9 डिक्लेरेशन का जाता था, जिसमें हम डिक्लेरेशन लिखवाते थे कि भाई कंपनी बनाते वक्त सब्सक्राइबर्स जो लोग हैं उन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं करा। यहां पे डिक्लेरेशन का पहले एक फॉर्म होता था INC 15, वो अमेंडमेंट आई, अब ऑमिट कर दिया गया। जैसे नॉर्मल कंपनीज के लिए INC 9 है ना, पहले एक डिक्लेरेशन का फॉर्म होता था INC 15, लेकिन 19/1/2023 को अमेंडमेंट आई और उसमें वो फॉर्म को ऑमिट कर दिया गया INC 15 को। तो मतलब डिक्लेरेशन तो जाएगी लेकिन कोई फॉर्म नहीं है। तो यहां पे एक डिक्लेरेशन, यहां पे 2 डिक्लेरेशन जाएगी। डिक्लेरेशन भी यहां पे एक नहीं जाएंगी, 2 जाएगी। एक जाएगी डिक्लेरेशन फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जिसमें वो लिख के देंगे कि उन्होंने कंपनी बनाते वक्त कोई डिफॉल्ट नहीं करा। और एक डिक्लेरेशन और जाएगी, वो जाएगी बाय किसी CA, CS, CMA एडवोकेट, जिसमें वो लिख के देगा कि उसने कंपनी बनाते वक्त सारे लॉ सेक्शन 8 कंपनी के जो लगते हैं वो फॉलो करे हैं। तो सब कुछ सेम चल रहा है बनाने का प्रोसीजर, बस स्टेप्स में थोड़ा बहुत फॉर्म में चेंजेस आ रहा है। ये डिक्लेरेशन कौन देगा? किसी CA से या CS से या CMA से या एडवोकेट से लेनी है, जिसके अंदर वो लिख के देगा कि भाई उसने सारे लॉ फॉलो करे हैं कंपनी बनाते वक्त। तो ये हो गई डिक्लेरेशन 1 और ये हो गई डिक्लेरेशन 2। तो इसका मतलब प्रोसीजर सब कुछ सेम ही है। डिक्लेरेशन 2, चीजें सब कुछ सेम ही है, बस फर्क कहां है मैंने तुम्हारे को बता दिया। तो इसका मतलब एक ये बात हो गई। फिर उसके अच्छा एक चीज और, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक्शन 8 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए बनती, लाइसेंस लेकर बनती है। आपको मैंने पढ़वाया था ना, सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है? नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो इसको क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग आपका काम नहीं है, आप लोगों से डोनेशन एक्सेप्ट करोगे, आप धंधा करोगे सोशल वेलफेयर का, तो आपको ना पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहले ना लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए एक फॉर्म जाता था, उस फॉर्म का नाम था INC 12। लेकिन ना ये वाला फॉर्म अब इधर के लिए ऑमिट कर दिया गया, पूरा अबॉलिश नहीं हुआ। अब इसका लॉजिक बताऊंगा। अगर कोई कंपनी पहले से प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है और वो अपने आप को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो उसको तो आज भी INC 12 ही भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रहा है, तो उसको अब INC 12 अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसको INC 32 जो कंपनी बनाने का मेन फॉर्म है, इसी के थ्रू लाइसेंस मिल जाएगा।
लाइसेंस भी इसी के थ्रू मिल जाएगा, उसको अलग से INC 12 फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फर्क बताया, फर्क क्या होता है जी, पहले क्या होता था और अब क्या होता है। पहले ये होता था कि अगर किसी को नॉन प्रॉफिट कंपनी बनानी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना होता था, और लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म कौन सा जाता था, INC 12। मैंने क्या बताया कि अब लॉ मेकर ने प्रोसेस इजी करने के लिए अब ये बोल दिया कि अगर आप फर्स्ट टाइम नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रहे हो फ्रॉम द डे वन ही, तो अब आपको INC 12 फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा INC 32 जो कंपनी बनाने का मेन फॉर्म है फाइल करोगे, आपको उसी के थ्रू लाइसेंस मिल जाएगा। तो INC 12 यहां तो नहीं जाएगा, लेकिन यहां पे एक दूसरा देखो, ये तो रूल 19 की बात हो गई, तो यहां तो INC 12 नहीं जाएगा, लेकिन रूल 20 बताया था ना मैंने तुम्हारे को, ये किसके लिए था, लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, कि अगर कोई कंपनी पहले से प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है और वो अपने आप को नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि उसके लिए रूल 20 है, तो उधर INC 12 आज भी जाएगा, वहां पे INC 12 आज भी है इसका, क्योंकि INC 32 तो कंपनी बनाने का प्रोसेस है, फॉर्म है ना, और कंपनी तो बनी हुई है, यहाँ पे लिखे वर्ड क्या लिखा, एग्जिस्टिंग कंपनी, तो कंपनी तो पहले से बनी हुई है, तो अब अपने आप को वो नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो ऐसी कंपनी को वो नहीं लेना, ऐसी कंपनी को यहां पे क्या नहीं करना, ऐसी कंपनी को यहां पे INC 32 दोबारा फाइल नहीं करना, इसको लाइसेंस लेने के लिए INC 12 फाइल करना पड़ेगा। तो INC 12 टोटली अबॉलिश नहीं हुआ, सिर्फ कहां से अबॉलिश किया गया है, कहां से उसका कंसेप्ट खत्म करा गया है, सिर्फ जब फर्स्ट टाइम आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो, फ्रॉम द डे वन ही जो वर्क कैसे करेगी, सेक्शन 8 कंपनी से करेगी। तो अब आपको समझ आ गया कि सेक्शन 8 कंपनी को बनाने का प्रोसीजर क्या है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस मैंने बीच में क्या बताया, सबसे पहले सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंपनी करो, बनानी कौन सी है, स्टेप 2 रिजर्वेशन ऑफ नेम, स्टेप 3 के अंदर स्पाइस के रूट में जो नॉर्मल 32, 33, 34, 35 फॉर्म जाते हैं, यहाँ पे INC 32 तो जाएगा, लेकिन 13 MOA का फॉर्म अलग है, AOA का अलग है, 35 एजाइल का है, और साथ में डेक्लेरेशन जाएंगी दो, एक डेक्लेरेशन 1 सब्सक्राइबर्स और डेक्लेरेशन 2 किसी CSE SCMA से कि उसने सारे लॉ फॉलो करें कंपनी ने। अच्छा, पहले ये डेक्लेरेशन के भी ना फॉर्म नंबर थे, फॉर्म नंबर, ये वाली डेक्लेरेशन का फॉर्म होता था INC 15 और ये वाली डेक्लेरेशन का होता था INC 14। अब वो फॉर्म दोनों अबॉलिश कर दिए गए हैं, अब उन फॉर्म्स का कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ वर्ड डेक्लेरेशन यूज करा, फॉर्म नंबर काट दिया, इसका मतलब आप प्लेन पेपर पे डेक्लेरेशन दे सकते हो। और स्टेप 4 है कि आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तो स्टेप 5 RO सेटिस्फाइड होगा तो आपको COI दे देगा। तो अब पढ़ना, कोई भी बंदा अगर सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहता है, अच्छा, और आपको मैंने एक बात और बता रखी है कि सेक्शन 8 कंपनी अगर आपको बनानी है, तो अगर आप एक बार बना लोगे तो आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। मैंने तुम्हारे को बताया ना, मेरी एक क्लाइंट कंपनी थी हजरत इनायत खां फाउंडेशन, तो उसके नाम के आगे फाउंडेशन लिखा है, लेकिन वो है कौन सी, सेक्शन 8 कंपनी है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया, उन्होंने अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाया, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि ये लोग अपने नाम के आगे जनरली फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इनको डोनेशंस मिलती है ना, और डोनेशन सिर्फ तभी मिल पाएंगी इनको डोनेशंस जब ये अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो लिख देंगे ना तो लोगों का इंप्रेशन जाता है कि भाई ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी, तो नॉन प्रॉफिट के लिए लोग अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कोई भी बंदा या अगर कोई एसोसिएशन पर्सन मिलकर अगर एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी वाली, लेकिन वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं लगाना चाहते, तो कह रहा है वो बना सकते हैं, उनको INC 32 स्पाइस के थ्रू एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कंपनी बनाने के लिए। और मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, पहले अर्लियर इट वाज INC 12, मैंने बताया ना ये INC 12 लाइसेंस लेने के लिए होता था पहले, कि अगर आपको नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बताया, अब तो INC 32 के थ्रू ही लाइसेंस मिल जाता, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना होता। फिर नेक्स्ट, इस कंपनी को अपने MOA रेडी करने पड़ेंगे INC 13 और INC 31 के अंदर। फिर नेक्स्ट है कि इस कंपनी को अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ROC को फाइल करने पड़ेंगे INC 32 के अंदर लगा के, MOA की कॉपी, एक डेक्लेरेशन दिलवानी है किसी CA से, CS से या CMA से या किसी एडवोकेट से। पहले यहाँ पे लिखा ना INC 14, मैंने लिखा भी है, उसके ऊपर लाइन मारी हुई कट गया, ये कब कटा, 19 एक इसको, जो मैंने तुम्हारे को बताया, एक डेक्लेरेशन CA से CMA के थ्रू जाएगी। एक एस्टीमेट देना है फ्यूचर एनुअल एक्सपेंडिचर का अगले 3 साल का, कि भाई आने वाले 3 सालों में आपकी कंपनी कैसी बन सकती है, मतलब आने वाले 3 साल में आपके प्रोजेक्शन क्या है, एस्टीमेट फ्यूचर इनकम की। आप अपने आप को जब नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपके पास पैसा कहां से आएगा डोनेशंस का, अगले 3 सालों का आपको एक एस्टीमेट देना पड़ेगा कि अगर देखो, अगर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने का सोच रहे हो, लोगों को भला करने का सोच रहे हो, तो आपके पास कोई तो सोर्स होगा ना, आपने कुछ तो सोच के खोली होगी, तो आपको एक एस्टीमेट बताना पड़ेगा कि आपको अगले 3 साल में सोर्स कहां से पैसा मिलेगा और कितना मिल सकता है, और आप उस पैसे को कहां कहां खर्च करोगे, तीनों चीजें बतानी है आपको। और लास्ट एक डेक्लेरेशन आपको और देनी है, वो कौन देंगे, जो कंपनी की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मतलब वो कंपनी के सब्सक्राइबर्स। तो 2 डेक्लेरेशन जाएंगी, मैंने यहाँ पे एक INC 15 फॉर्म जाता था, देखो ये भी कट गया, ओमिट के थ्रू हो गया, सिर्फ डेक्लेरेशन जाएगी, फॉर्म नंबर कोई नहीं है। तो एक डेक्लेरेशन कौन देंगे, जो कंपनी बना रहे हैं एप्लीकेशन, और एक डेक्लेरेशन कौन देंगे, कंपनी के CA, CS, CMA या किसी एडवोकेट से एक डेक्लेरेशन दिलवानी है, जिसमें वो लिख के देगा कि कंपनी बनाते वक्त सारे लॉ फॉलो किए गए हैं सेक्शन 8 के। तो ले दे के इसको बनाने का प्रोसेस क्या रहा, सब कुछ सेम है, बस फॉर्म में छेड़छाड़ी हो गई, जो एक नॉर्मल कंपनी बनाने का प्रोसेस है वही यही है, ये स्टेप सेम रहेगा, नाम लेने का प्रोसेस सेम रहेगा, बस स्पाइस के रूट में जब फॉर्म फाइल करते हो 32, 33, 34, 35, उसकी जगह 32 जाएगा, 32 ही है,
13 जाएगा, उसकी जगह 33 की जगह 34 की जगह 31 जाएगा, 35 ही है, और 2 डिक्लेरेशन जाएंगी जो पहले आईएनसी 14 और 15 में जाती है। वो फॉर्म नंबर ऑमिट होगा लेकिन डिक्लेरेशन आज भी जाएंगी। एक डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स के थ्रू लेंगे जिसमें वो लिख के देंगे कि भाई हमने सारे लॉ फॉलो करे, और एक डिक्लेरेशन किसी सीए सीएम में एडवोकेट से साइन करवाएंगे, सबको सबमिट कर देंगे, आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो कंपनी बन जाएगी, सीओई दे देगा। ये तो खत्म हो गया लाइसेंस फॉर न्यू कंपनी। अब आता है लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। अच्छा, अब एग्जिस्टिंग कंपनी है तो मतलब कंपनी पहले से बन चुकी है, मगर अब आप उसको किस में कन्वर्ट करा रहे हो? पहले वो प्रॉफिट मेकिंग थी, अब आप उसको नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करा रहे हो। तो नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको फॉर्म आईएनसी 12 के थ्रू पहले कह रहा है लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे आईएनसी 12 जाएगा, आईएनसी 32 नहीं जाएगा, क्योंकि 32 तो फर्स्ट टाइम कंपनी बनाने के लिए होता है, ये कंपनी तो पहले से बनी हुई है। तो इनको आईएनसी 12 में लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्लस इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाकर भेजने पड़ेंगे आरओसी को। ये अमेंडमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्या क्या जाएंगे? ईएमओए, क्योंकि अब तो आप एमओए में चेंज करोगे ना, पहले प्रॉफिट में थे अब आप नॉन प्रॉफिट में आ रहे हो, तो आपको अपने एमओए चेंज करने पड़ेंगे, नए वाले एमओए लगाओगे, वही एक डिक्लेरेशन लगवाओगे किसी एडवोकेट सीएसी सीएम के थ्रू, एक स्टेटमेंट दोगे जिसके अंदर आप टोटल एसेट्स कितने हैं आपके पास जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, उससे पहले वाले 30 दिन में आपके टोटल एसेट कितने हैं उनकी डिटेल, एक सर्टिफाइड कॉपी लगवाओगे जनरल मीटिंग की, बोर्ड मीटिंग की, जिनसे आपने शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया होगा कि भाई हम अपने आपको कन्वर्ट करा रहे हैं इसमें, और एक डिक्लेरेशन वो लोग जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, मतलब कंपनी के सब्सक्राइबर्स। अब क्या होगा, जब आपने एप्लीकेशन आरओसी के पास लगा दी, उसके 1 वीक में आप एक एडवर्टीजमेंट भी करवाओगे फॉर्म नंबर आईएनसी 26 के अंदर कि भाई हमारी कंपनी पहले प्रॉफिट मेकिंग थी, अब हम नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करा रहे हैं अपने आप को। अच्छा, ये आईएनसी 26 इसका मतलब फॉर्म नहीं है फाइल करने वाला, ये आईएनसी 26 एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट है। आपको किस फॉर्म में एडवर्टीजमेंट करवानी है, आपको सरकार ने एक बना हुआ फॉर्म दिया है, तो इस फॉर्मेट में एक एडवर्टीजमेंट होगी, एक बना बनाया फॉर्मेट है, इसको आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है। कब करवाना है पब्लिश? जब आपने आईएनसी 12 फाइल करा आरओसी को, उसके 1 वीक के अंदर आपको आईएनसी 26 में एडवर्टीजमेंट करवानी है, उसके 1 वीक के अंदर 2 न्यूज़पेपर में। एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर का मतलब होता है उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज, जैसे एग्जांपल दिल्ली में हिंदी चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, ये हो गई वर्नाकुलर लैंग्वेज। एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में। तो 2 न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट करवानी है, जिसके अंदर आप ये लिखवाओगे कि हमारी कंपनी पहले प्रॉफिट मेकिंग थी, अब अपने आपको नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करा रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो लोग आपको पहले डोनेशन नहीं देते थे वो अब देना शुरू कर देंगे। प्लस वो कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई वेबसाइट बताती है तो आपको वहां पे भी अपलोड करना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा कह रहा है अगर रजिस्ट्रार आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन भी मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। और साथ में एक पॉइंट और डलवाया है कि रजिस्ट्रार आप ये भी कंसीडर करेगा, द रजिस्ट्रार शैल आफ्टर कंसीडरिंग 2 years फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन और व्हेन द कंपनी हैज फंक्शन ओनली फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर फॉर सच ईयर इंक्लूडिंग बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग द एग्जिस्टिंग कंपनी। यहीं रुक जाओ। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जब आपकी कंपनी पहले से बनी हुई है ना, तो अगर आपकी कंपनी को बने हुए 2 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आपको पिछले कम से कम 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी लगानी पड़ेगी। और अगर आपकी कंपनी को बने हुए भी खाली 1 साल ही हुआ है, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ है, तो आपको पिछले 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी और ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी, ताकि वो चेक कर लें कि आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा है। प्लस आपको एंड आफ्टर कंसीडरिंग ऑब्जेक्शन इफ एंड रिसीव बाय इट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। अच्छा, जो आपने नोटिस पब्लिश करा मार्केट के अंदर कि भाई हमारी कंपनी अपने आप को प्रॉफिट से नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहती है, उसके 30 दिन के अंदर अगर किसी को गवर्नमेंट को या किसी अथॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, वो ये भी चेक करेगी सरकार। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो वो आपको लाइसेंस दे देगी। 2 फॉर्म लिखे हैं इन आईएनसी 16 और आईएनसी 17 एज द केस में भी। आईएनसी 16 क्या और आईएनसी 17 क्या है? ये आईएनसी 16 मिलेगा इस वाले केस में, रूल 19 के केस में, और रूल 20 के केस में आपको आईएनसी 17 के थ्रू लाइसेंस मिलेगा। तो ये फॉर्म फाइल नहीं करने, आपको लाइसेंस मिलेगा। देखो आप क्या कर रहे हो, आप नॉन प्रॉफिट कंपनी जो बना रहे हो, आप उससे सरकार से लाइसेंस मांग रहे हो ना कि हम अपने आपको नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप रूल 19 में अप्लाई कर रहे हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम कंपनी बना रहे हो और आपकी सारी चीजें कंप्लीट हुई, तो आपको जो लाइसेंस मिलेगा उस लाइसेंस का एक फॉर्म नंबर है आईएनसी 16। मतलब ये फॉर्म आपको फाइल नहीं करना है, वहां से रिप्लाई जो आएगा आपको, लाइसेंस जो मिलेगा आपको, वो उसका फॉर्म नंबर 16 होगा, उसमें आपको लाइसेंस इश्यू होगा। और अगर आपकी कंपनी पहले से प्रॉफिट मेकिंग बनी हुई है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, रूल 20 लगेगा। और अब आप अपने आपको नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आईएनसी 17 लगेगा, फॉर्म नंबर आईएनसी 17 में आपको रिप्लाई आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप फर्स्ट टाइम नॉन प्रॉफिट कंपनी बना रहे हो तो आप आईएनसी 32 में अप्लाई करोगे, और अगर सब कुछ सेटिस्फाइड हुआ तो आपको आईएनसी 16 में क्या हो जाएगा, लाइसेंस इश्यू हो जाएगा। और अगर आपकी कंपनी पहले से प्रॉफिट मेकिंग है और अब आप उसको नॉन प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रूल 20 लगेगा, तो अब आप आईएनसी 12 में अप्लाई करोगे, और अगर आपका सब कुछ ओके हुआ तो आईएनसी 17 में रिप्लाई आएगा, आपको लाइसेंस इशू हो जाएगा। बस खत्म हो गया। इसमें अमेंडमेंट आई थी जो आपकी मेन थी, रूल 19 भी रूल 20 भी। ठीक है जी। तो गाइस अब हमने करना है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी से।
अच्छा, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे और इसके अंदर अमेंडमेंट भी है, तो मैं पूरा ही प्रोसीजर समझा रहा हूं तुम्हारे लोगों को डिटेल में, और अमेंडमेंट क्या आई है वो भी बता दूंगा, है ना। तो अगर हम फटाफट खत्म करें, तो अगर हमारे को एक बात बताओ, अगर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी करनी है तो क्या होगा, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनना। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी अगर हम करेंगे तो क्या होगा। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है, और मान लो ये अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है एज अ प्राइवेट लिमिटेड, और ये कन्वर्ट होने के बाद क्या बनना चाहती है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है, प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है, तो उसको पहली बात तो, क्योंकि नाम चेंज हो रहा है, एक्स लिमिटेड से एक्स प्राइवेट लिमिटेड हो रहा है, तो एमओए में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वही ऑल्ट्रेशन इन एमओए। और ऑल्ट्रेशन इन एमओए जो होती है वो कहां पे होती है, अंडर सेक्शन 13, सेक्शन 13 के अंदर। और उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ता है, एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। पहली कंडीशन तो ये ध्यान देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको अपने आर्टिकल्स के अंदर वो 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेंगी। ऐड करनी पड़ेंगी। एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वो 3 रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी होती हैं, 3 रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी आपको याद होगा। पहला रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर होती है, ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको पता है शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। पहली रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। दूसरी रिस्ट्रिक्शन किस चीज की होती है, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी में आपको पता है 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, मेंबर्स टू 200। और तीसरा होता है प्रोहिबिट्स पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं होता, ना तो शेयर्स का ना डिवेंचर्स का। तो आपको पता है प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन हुई हैं। ये तीनों चीजें कहां लिखी हुई हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखी हुई है, जो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है वहां पे लिखी हुई है तीनों चीजें। 2 क्लॉज 68 किस में डील करता है, प्राइवेट कंपनी में डील करता है। और वहां पे लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ तभी मानी जाएगी जब उसके आर्टिकल्स में 3 कंडीशन होंगी, उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, उसके अंदर 200 से मेंबर नहीं होंगे, और उसको पब्लिक इशू लाना अलाउड नहीं है। तो अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो पहली बात तो उसको नाम चेंज करना पड़ेगा, वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, उसको अपने आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेंगी, और ये 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड होंगी वो एज पर सेक्शन 14 होंगी, क्योंकि आर्टिकल्स में जो ऑल्ट्रेशन होती है अंडर सेक्शन 14 होती है एओए के अंदर ऑल्ट्रेशन, और अंडर सेक्शन एओए में ऑल्ट्रेशन सेक्शन 14 में होती है, एमओए में ऑल्ट्रेशन सेक्शन 13 में होती है। तो आपको अगेन एसआर पास करवाना पड़ेगा। तो 2 एसआर पास होंगे, एक सेक्शन 13 में, एक सेक्शन 14 में। 13 में एमओए में ऑल्ट्रेशन करने के लिए, 14 के अंदर एओए में ऑल्ट्रेशन करने के लिए। प्लस बात यहां नहीं खत्म हो रही, प्लस क्योंकि आप पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो, सॉरी हाँ पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो, तो प्लस में आपको आरडी का अप्रूवल भी चाहिए। आरडी का अप्रूवल भी चाहिए। लॉ में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी हुई है आरडी को, तो आपको आरडी का अप्रूवल भी चाहिए। रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी चाहिए। आरडी कौन होता है, रीजनल डायरेक्टर। तो आपको रीजनल डायरेक्टर की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, प्लस आरडी का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आरओसी के पास, एमसीए की साइट पे, फॉर्म RD1। ये आरडी के पास जाएगा, आरओसी बोल गया मैं, आरडी के पास जाएगा फॉर्म RD1। RD1 में आप एप्लीकेशन लगा रहे हो किसके पास, आरडी के पास, कि भाई हम अपने आप को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। यहां पे लिखा है ना, मैंने हेडिंग में भी डाल रखा है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पावर डेलीगेटेड टू आरडी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ब्रैकेट में किसका पावर लिखा मैंने, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। पहले यहां पे एनसीएलटी का अप्रूवल लेना होता था, अब आरडी का अप्रूवल चाहिए होता है। तो आरडी का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा RD1 में एप्लीकेशन लगा के, और आरडी का जो भी ऑर्डर आएगा उस आरडी के ऑर्डर की कॉपी आरओसी को भेजनी है, सेंड करनी है किसको, टू आरओसी। कितने दिन के अंदर, विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर, इन फॉर्म INC 27। पहले बहुत पहले ये INC 28 होता था,
बाद में अमेंडमेंट करके इसको आईएनसी 27 कर दिया गया था। अमेंडमेंट ये नहीं है, आईएनसी 27 पहले भी था अब भी है। अमेंडमेंट क्या आई एक्स्ट्रा ये बताऊंगा अभी। तो पहली बात तो फॉर्म कौन सा जाएगा, आईएनसी 27 कितने में जाएगा, 15 दिन के अंदर। कब, जब आरडी का ऑर्डर आ गया। तो हमने दो चीजें ध्यान देनी है। क्या, सबसे पहले तो अगर हमारे को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो पहली बात उसके नेम में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, बीच में प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सेक्शन 13 में ऑल्ट्रेशन होगी, एसआर पास कराना पड़ेगा। प्लस उसके अलावा उसके आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। पब्लिक कंपनी के शेयर तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। पब्लिक कंपनी के तो पब्लिक इशू भी ला सकती है, सब कुछ कर सकती है। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मेंबर्स की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो पब्लिक कंपनी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो उसको अपने आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेंगी। ये वाली शेयर्स की रिस्ट्रिक्शन में ट्रांसफरेबिलिटी होगी, मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं होंगे, और पब्लिक इशू लाने में प्रोहिबिशन है। तो 2 एसआर पास होंगे, एक सेक्शन 13 में एमओई के ऑल्ट्रेशन करने के लिए, एक सेक्शन 14 में एओई के ऑल्ट्रेशन करने के लिए। प्लस आरडी की अप्रूवल मांगना है, आरडी से परमिशन लेनी है। आरडी से अप्रूवल लेने के लिए आपको आरडी1 में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब आपने आरडी1 में एप्लीकेशन लगा दी, आरडी जो ऑर्डर पास करेगा आरओसी को बताना तो पड़ेगा ना हमारे को आरडी ने परमिशन दे दी है। तो आरडी जो ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर की कॉपी आरओसी को भेजनी है। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। किस फॉर्म में, आईएनसी 27 में। और कह रहा है साथ में जो अमेंडमेंट आई है वही आई है, कह रहा है साथ में आपको वो बताना पड़ेगा, यहां पे लिखा है ना, फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ऑफ फॉर्म RD1 pertaining to the order of RD approving the alteration shall be mentioned in form INC 27। जब भी आप आरओसी के पास एक फॉर्म फाइल करते हो ना, जब भी आप आरडी के पास या आरओसी के पास, जब भी ये सारे फॉर्म, देखो हम कहते जरूर है आरओसी पे जा रहा है, हम कहते जरूर है फॉर्म आरडी पे जा रहा है, लेकिन ये आप अलग से आरओसी आरडी के ऑफिस देने नहीं जाते। ये सारे फॉर्म एमसी की साइट पे अपलोड होते हैं। एमसी ऑटोमेटिक जो आरडी का फॉर्म है उसे आरडी के पास भेज देता है, आरओसी का फॉर्म है उसे आरओसी के पास भेज देता है। हम तो एमसीए के पोर्टल पे जाकर अपलोड कर देते हैं, एमसीए की वेबसाइट पे जाकर अपलोड कर देते हैं। तो एमसीए की जब आप वेबसाइट पे जब RD1 अपलोड करोगे ना, तो एक यूनिक नंबर अलॉट होता है, उसको हम बोलते हैं सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। क्या बोलते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो जब आप एमसीए की वेबसाइट पे फॉर्म अपलोड करोगे RD1, किस चीज के लिए अपलोड कर रहे हैं आप, ताकि आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको एक नंबर अलॉट होगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो कह रहा है वो नंबर जो RD1 फाइल करते वक्त आपको अलॉट किया गया था, उस वाले सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को आपको किसमें फिल करके भेजना है, आईएनसी 27 के अंदर फिल करके भेजना है कि भाई हमने इस वाले फॉर्म को फाइल करा था आरडी के पास, और उस फॉर्म का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ये है, और आरडी ने हमारे को अप्रूवल दे दिया है। तो वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर उसको आईएनसी 27 में फिल करके भेजना है, किसको, आरओसी को। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। और ऑर्डर की कॉपी तो होगी और साथ में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होगा। 15 दिन के अंदर कब, जब भी आपको ऑर्डर मिला। बस यही अमेंडमेंट है। ये जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वाली बात है, ये नहीं आई, ये पहले नहीं थी, पहले नहीं डालना होता था, पहले सिर्फ फॉर्म भेजना होता था। ये अमेंडमेंट आप जरा पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, और क्या क्या करना पड़ेगा, और क्या क्या करना पड़ेगा। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाई पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, तो उनको अपने मेंबर को कितने नंबर तक लेके आना पड़ेगा, 200 तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ, बाकी अगर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर 3 है तो 3 ही रहने दो, कोई पहले वो पब्लिक से प्राइवेट हो गई और उसमें डायरेक्टर 3 थे, क्योंकि आपको पता होगा ना, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं, पब्लिक में 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम तो दोनों जगह 15 ही है। अब तुम लॉजिक समझना, अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है और उसमें 2 डायरेक्टर हैं, तो उसको एक डायरेक्टर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पब्लिक में जा रही है और पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है और उसमें 3 डायरेक्टर है, तो उसको कम करने की जरूरत नहीं है, 2 करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पब्लिक में, प्राइवेट में भी 15 तक तो हो ही सकते हैं ना, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम तो 15 हो ही सकते हैं। तो अगर वो पहले पब्लिक से वो प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो आपको डायरेक्टर गिराने की जरूरत नहीं है। 3 थे तो 3 रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है 2 पे लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो गया, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट थी और आप पब्लिक में कन्वर्ट करा रहे हो और आपके मेंबर पहले 2 ही थे, डायरेक्टर पहले 2 ही थे, तो आपको 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मिनिमम की लिमिट है। मिनिमम पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं अगर प्राइवेट से पब्लिक में जाओगे तो। लेकिन अगर आपकी पहले पब्लिक थी और उसमें 3 डायरेक्टर थे, अब आप प्राइवेट पे आ रहे हो, तो आपको 3 से गिराने की जरूरत नहीं है, 3 भी रख लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 15 तक तो हो सकते हैं दोनों में ही, प्राइवेट में पब्लिक में, दोनों में मैक्सिमम की लिमिट तो 15 ही है। हाँ, गिराना क्या पड़ेगा, मेंबर्स को। अगर आपकी पब्लिक कंपनी थी और उसमें मेंबर्स मान लो 500 थे, 600 थे, 1000 थे, और प्राइवेट में तो 200 ही हो सकते हैं, तो आपको पता है, और प्राइवेट में अगर कन्वर्ट हो रही है तो फिर उसको अपने मेंबर्स की लिमिट को 200 तक लेकर आना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा। मतलब बाकी लोगों के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और वो शेयर्स कौन खरीदेंगे, 200 तक के लाने का मतलब क्या है कि जो बाकी शेयर होल्डर है उनको ये बोला जाएगा कि भाई अपने शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेच दो, ताकि वो लिमिट कितने तक आ जाए, 200 तक आ जाए। अपने वो शेयर्स बेच देंगे, लिमिट 200 हो जाएगी। तो आपको मेंबर्स अगर 200 से ज्यादा है पब्लिक कंपनी में, तो आपको 200 तक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपको कम करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट में भी 15 तक तो डायरेक्टर हो ही सकते हैं। अब इसको पढ़ना शुरू करो।
कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोलता है, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पावर डेलीगेटेड टू आरडी। पहले पावर किसके पास थी, एनसीएलटी के पास, अब किसके पास, आरडी के पास। तो कहता है पब्लिक कंपनी हैविंग मेंबरशिप विद इन द लिमिट्स इंपोज्ड अपॉन प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी बाय फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहती है तो उसको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, ऑल्टरेशन ऑफ एओए बाय पासिंग एसआर and hereby adding 3 restrictions of a private company and obtaining central government approval under power delegated to RD under section 14। तो पहले वही मैंने बताया ना, आर्टिकल्स को ऑल्टरेशन करने के लिए सेक्शन 14 में अप्रूवल लेना पड़ता है, आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन करनी पड़ती है, उसके लिए आपको एसआर पास कराना पड़ेगा, प्लस आपको आरडी का अप्रूवल चाहिए। और नीचे वो बता रहा है, मैंने नोट डाल दिया कि आरडी के अप्रूवल के लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आरडी के पास किस फॉर्म में, आरडी 1 में। और फिर उसके बाद दूसरा, आपको अपने नाम के अंदर, क्योंकि आप पहले पब्लिक थे और अब आप प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे, तो पहले अगर आपका नाम एक्स लिमिटेड था, अब एक्स प्राइवेट करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि अब आपको अपना नाम चेंज करके क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एओए एमओए में ऑल्टरेशन होगी सेक्शन 13 में, और आपको अगेन एसआर पास करवाना पड़ेगा। यहां पे भी आपको क्या कराना पड़ेगा, एसआर पास करवाना पड़ेगा। और नीचे वो यही बोल रहा है कि कंपनी तो उसी दिन पब्लिक बन जाएगी जिस दिन उसको आरडी से क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन जो उसका नया नाम है वो इफेक्टिव कब से होगा, जब उसको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। आपको पता होगा ना, जब कोई कंपनी, मैंने तुम्हें बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कंपनी का नाम लिखा होता है वगैरह वगैरह, तो पहले उसके नाम में खाली एक्स लिमिटेड लिखा हो तो प्राइवेट होना है, तो फ्रेश सीओआई इशू होता है, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वो कह रहा है अगर आपकी कंपनी पब्लिक से प्राइवेट कन्वर्ट हो रही है तो वो उसी दिन कन्वर्ट हो रही है जब आपको आरडी ने अप्रूवल दे दिया। लेकिन वो उसका नया नाम इफेक्टिव कब से होगा, जब उसको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। और ये नीचे रूल 33 के अंदर अमेंडमेंट आई थी 19/1/2023 को। ये रूल 33 मैंने तुम्हारे को पढ़वा ही दिया कि जो आपने आरडी के पास एप्लीकेशन लगाई है पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने की, उसके लिए आपको एक सर्विस फॉर्म नंबर आरडी 1 में लगाई होगी, उसके साथ आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा आरडी के ऑर्डर के साथ। तो वो जो आरडी के ऑर्डर का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला आपको ऑल्टरेशन करने के लिए, वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको आईएनसी 27 में मेंशन करना है जब आप आरओसी को फाइल करोगे, है ना, अलोंग विद एमओए। साथ में आपको एमओए भी ऑल्टर करने पड़ेगा ना, मैंने बताया ना अभी एमओए में भी ऑल्टरेशन करनी है, एओए में भी। एमओए में ऑल्टरेशन क्यों करनी है, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। एओए में ऑल्टरेशन क्यों करनी है, क्योंकि आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी पड़ेंगी, तो साथ में ऑल्टर्ड एमओए की कॉपी भी लगानी है। तो आईएनसी 27 में 3 चीजें लगाकर भेजनी है, एक तो आरडी के ऑर्डर की कॉपी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के साथ, साथ में ऑल्टर्ड एमओए, क्योंकि अब आपने एमओए में चेंजेस करे हैं उसकी कॉपी लगाकर भेजनी। कब, विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, जब आरडी ने ऑर्डर दिया उसके 15 दिन के अंदर। ये बात मैंने आपको बताई थी, अमेंडमेंट थी, ठीक है। तो सीए वाले बच्चा हो, सीएस वाला बच्चा हो या सीएमए वाला बच्चा हो, उसको सिर्फ मेनली अगर पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट आ जाए ना, तो इतना भी लिखा होगा तो बहुत है। अब ये जो मैं डिटेल प्रोसीजर, अब ये है डिटेल प्रोसीजर कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। ये वाला प्रोसीजर वैसे खाली सीएस के कोर्स में होता है, सीए और सीएमए के कोर्स में नहीं होता ये वाला प्रोसीजर, लेकिन स्टिल मैं इसको फटाफट करवा रहा हूं। इस प्रोसीजर के ऊपर सीए सीएमए वाले ध्यान मत देना, सीएस वाले भी अगर ऊपर से एक बार देख लो, बाकी अगर नहीं भी करोगे और सब ऊपर वाला भी याद कर लोगे तो बहुत है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मीटिंग करवानी होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कोई भी मीटिंग करवाने से पहले बोर्ड मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग करवाने से पहले देखो, ये स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होंगे, ईजीएम में पास होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, लेकिन उसको करवाने से पहले हमको एक बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ती है, जिसके अंदर हम जनरल मीटिंग का नोटिस अप्रूव करते हैं, जनरल मीटिंग का वेन्यू अप्रूव करते हैं कि मीटिंग कहां होगी वगैरह वगैरह। तो वो यही कह रहा है कि पहले स्टेप तो ये मीटिंग करवाओ, तो उसमें पहला है बोर्ड मीटिंग करवाओ। बोर्ड मीटिंग के लिए आप सारी बातें बताओ कि आपको क्या क्या करना है। यहां पे नीचे लिखा है अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपनी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल की जगह लिखो सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी। अब तो पहले एनसीएलटी अप्रूवल देता था ना, अब तो सीजी देता है अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है ना। अब तो क्या हो रहा है, सीजी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है। और आपको क्या करना है, डेट फिक्स करनी है कि जनरल मीटिंग आप कब करवाओगे, उसका वेन्यू वगैरह फिक्स करो। अब आप जनरल मीटिंग करवाओ, और आपको मैंने बताया था जब भी आप एसआर पास करोगे तो आपको एसआर पास होने के 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 तो फाइल करना होता है, थंब रूल है पूरे कंपनी का, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा एमजीटी 14 तो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप आरडी के पास एप्लीकेशन लगाओ, आरडी का जब अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद क्राइटर्स वगैरह को कोई दिक्कत तो नहीं, उनसे पूछ लो। और अप्रूवल मिलने के बाद आरडी की हियरिंग होगी, हियरिंग होने के बाद जो आरडी अप्रूवल देगा उसके ऑर्डर की कॉपी आईएनसी 27 में आरओसी को फाइल करनी है 15 दिन के अंदर। अगर आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो आपको क्या दे देगा, फ्रेश सीओआई दे देगा। मैंने बोला ना इस डिटेल बाय स्टेप बने हैं। पेपर में अगर पब्लिक कंप्लीट प्राइवेट कंपनी आती, जितना ऊपर पढ़वाया इतना भी लिखा होगा तो चलेगा। नीचे वाले स्टेप वैसे भी सिर्फ सीएस वालों के कोर्स में, सीएससीएमए के कोर्स में नहीं होते हैं, और तुम्हें भी सीएस वालों को भी अगर उतना ही कर लोगे तो बहुत है। तुम्हारा पब्लिक टू प्राइवेट हो गया खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो गाइस। कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अ कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड। मतलब आप एनी अदर काइंड का मतलब क्या है, सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है, नॉन प्रॉफिट कंपनी। अब आप उसको एनी अदर काइंड का मतलब आप उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो,
नॉन प्रॉफिट कंपनी से आप किस में लेकर आना चाहते हो? प्रॉफिट में लेकर आना चाहते हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो उसके लिए दो रूल लगते हैं, रूल नंबर 21 और रूल नंबर 22। रूल 21 और 22 आपको फॉलो करने होते हैं, और इसमें भी अमेंडमेंट आई है। अब तो तुम्हारे को मैं जितने भी टॉपिक कराऊंगा ना, सब में अमेंडमेंट आई है, तो इसलिए पूरे पूरे करा रहा हूं। तो अगर आप अपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो, तो यहां पे हम हेडिंग डाल देते हैं। तो मान लो हमारी एक कंपनी थी एक्स लिमिटेड, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, और अब हमारी एक दूसरी कंपनी में से कन्वर्ट करा रहे हैं। अब भी उसका नाम एक्स लिमिटेड ही है, लेकिन अब हम उसे प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं। नाम में फर्क थोड़ी पड़ेगा। अच्छा, आपको एक चीज और पता होगी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है। ये तो मैंने तो यहां पे एक्स लिमिटेड लिख दिया, लेकिन आपको पता होगा कि नॉन प्रॉफिट कंपनी जो होती है, जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं क्योंकि ये सेक्शन 8 में डिफाइन है, इनको अपने नाम के आगे लिमिटेड, अगर ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड, लगाना ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता। इनके लिए ऑप्शनल होता है लगाना, मैंडेटरी नहीं होता। जैसे मैं तुम्हारे को एग्जांपल लेके बात करूं तो मेरी एक क्लाइंट कंपनी है, उसका नाम है हजरत इनायत खान फाउंडेशन। थी, अब नहीं है, थी पहले। तो हजरत इनायत खान फाउंडेशन, तो वर्ड आ रहा है फाउंडेशन, लेकिन है ये कंपनी प्राइवेट, लेकिन आगे प्राइवेट लिमिटेड नहीं आ रहा, फाउंडेशन आ रहा है। क्यों? क्योंकि नॉन प्रॉफिट कंपनी ज्यादातर डोनेशन लेकर वर्क करती हैं, आगे लोगों का भला करती हैं, सोशल चैरिटेबल पर्पस के लिए बनती हैं। तो इसलिए लोग अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं लगाते, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है ना, इनको अगर ये लोग लगाना शुरू कर देंगे तो इनको डोनेशंस मिलनी बंद हो जाएंगी, आसानी से डोनेशन नहीं मिलेंगी। अच्छा, तुम्हारे सामने भी अगर मैं बोल दूं उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, छूटते ही प्राइवेट लिमिटेड सुनते ही क्या आता है? धंधा करता होगा, प्रॉफिट कमाता होगा। लेकिन जैसे हम किसी संस्था के आगे बोलते हैं, जैसे बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन सलमान खान की है, रिलायंस फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन सुनते दिमाग में क्या आता है कि नॉन प्रॉफिट संस्था होगी, चैरिटेबल संस्था होगी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो सेम इसीलिए, क्योंकि इनको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो आपको पहले एक चीज तो पता होगी कि जितनी भी इंडिया में नॉन प्रॉफिट कंपनी है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप उसको नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो एनी अदर काइंड में, तो आपको वापस सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस जो शेयर होल्डर की परमिशन लेनी है वो तो लेनी है। तो पहले तो वो आपको ये कह रहा है कि अगर आप अपने आप को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, अच्छा नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो क्या यहाँ पे भी एमओए दोनों ऑल्टर होंगे? यस, एमओए दोनों ऑल्टर होंगे। उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, नाम चेंज होगा एक तो, क्योंकि अगर हो सकता है उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड ना हो, तो अब अगर वो प्राइवेट थी तो अब उसको ऐड करना पड़ेगा अगर वो प्रॉफिट में आ रही है तो। और दूसरा, एओए को ऑल्टर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज भी चेंज होगा, क्योंकि पहले नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए तो प्रॉफिट पर्पस के लिए। तो और एओए के अंदर भी बहुत सारी कंडीशंस जो नॉन प्रॉफिट के लिए अलग होती हैं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के लिए अलग होती हैं। तो एमओए भी ऑल्टर करना पड़ेगा, एओए भी ऑल्टर करना पड़ेगा। तो पहले तो सबसे पहले कह रहा है उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। तो ले देखिए, अगर आप अपनी कंपनी को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, पहले तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। और दूसरा, आपको ये बात पता है कि जब भी कोई कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है तो उसको एसआर पास होने के 30 दिन के अंदर एमजीटी 14 फॉर्म फाइल करना होता है आरओसी को। ऐसे एमजीटी 14 में एसआर की ही कॉपी लगाकर भेजते हैं। तो हम शेयर होल्डर से परमिशन लेंगे एसआर पास करवा के कि भाई हम अपनी कंपनी को नॉन प्रॉफिट से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और वो जो शेयर होल्डर परमिशन दे देंगे एसआर पास करके, उस एसआर की कॉपी एमजीटी 14 में लगाकर हम आरओसी को भेज देंगे 30 दिन में। और आगे क्या कह रहा है, साथ में आपको आरडी को भी बताना पड़ेगा। अच्छा, ये अमेंडमेंट आई है। यहां पे मैंने ना वर्ड यूज करा है इंटीमेशन टू आरडी। पहले इंटीमेशन नहीं था, पहले यहां पे वर्ड था अप्रूवल ऑफ आरडी। आई होप आप अप्रूवल और इंटीमेशन में फर्क समझते होगे। आई होप आप अप्रूवल और इंटीमेशन में क्या करते होगे, फर्क समझते होगे। रुको, एक चीज और बतानी थी। इंटीमेशन टू आरडी, इंटीमेशन और अप्रूवल में फर्क क्या होता है, जरा सुनना पड़े ध्यान से, और मैं फर्क बताऊंगा क्या है। हालांकि अभी भी आरडी का अप्रूवल चाहिए, आरडी का अप्रूवल अभी भी चाहिए, लेकिन फर्क क्या है मैं वो बताऊंगा क्या है। पहले इंटीमेशन और अप्रूवल शब्द में फर्क समझते हैं। देखो, आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपको कहती है कि भाई जहां भी जाएगा ना, जाने को मना ही नहीं है, मेरे को बता के जाइए कहां जा रहा है। मतलब आपकी मम्मी कहती है अगर दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है तो जहां भी जा रहा है मेरे को बता के जाइए, जाने में कोई मनाही नहीं है। दैट इज इंटीमेशन। सिर्फ बताने की बात हो रही है, परमिशन लेने की बात नहीं हो रही। लेकिन अप्रूवल का मतलब होता है परमिशन,
केस 2, मम्मी कहती है जहां भी जाएगा मेरे से पूछ के जाएगा, मैं अलाउ करूंगी तब जाएगा वरना नहीं जाएगा, दैट इज अप्रूवल, दैट इज अप्रूवल। तो आई होप आप पहले तो आप इंटीमेशन अप्रूवल फर्क समझोगे। मम्मी कहती जहां जाएगा मेरे को बता के जाइयो, इंटीमेशन। मम्मी कहती जहां जाएगा मेरे से पूछ के जाइयो, दैट इज अप्रूवल, परमिशन लेनी है। अब यहां पे हेडिंग तो लिखी है इंटीमेशन टू आरडी, लेकिन यहां पे भी अप्रूवल लेना है। यहां इंटीमेशन किस चीज का है? एन इंटीमेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन or with an action for filed in form INC18 with the RD shall also go to the ROC through MC system। यहां पे इंटीमेशन टू ROC कर देते हैं, बेटर रहेगा। RD की जगह, RD का तो अप्रूवल लेना है, ROC को बताना है। आपको क्या करना है वो क्या कह रहा है, पर ध्यान सुनना। रुको, ROC कर दिया। अब इस लाइन का मतलब क्या, बड़ा ध्यान से सुनना। कहता है ये अमेंडमेंट आई है, कहता है एन इंटीमेशन अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद द एनेक्शर्स एज फाइल्ड इन फॉर्म INC नंबर 18 विद द RD शैल ऑल्सो गो टू द ROC थ्रू MC सिस्टम। मतलब इसका मतलब क्या कह रहा है, जब भी कोई बंदा अपनी कंपनी कन्वर्ट कराएगा ना, यहाँ पे इंटीमेशन अप्रूवल में फर्क तो समझ आ गया। इंटीमेशन ROC को करना है, अप्रूवल का RD का अप्रूवल चाहिए। आपको क्या करना है, जब भी कोई बंदा अपनी सेक्शन 8 कंपनी को एनी अदर काइंड में कन्वर्ट कराएगा, एनी अदर काइंड में क्या कराएगा, कन्वर्ट कराएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, RD एक तो SR पास करवाना है। पहली कंडीशन तो ये है कि SR पास करवाना है। दूसरी कंडीशन हो गई कि जब SR पास होगा तो फॉर्म MGT 14 तो जाएगा ही जाएगा, ये दूसरी कंडीशन हो गई 30 दिन के अंदर। तीसरी कंडीशन है कि जब आप इसे कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको RD का अप्रूवल लेना है, RD का अप्रूवल लेना है, RD का अप्रूवल लेना है बाय फाइलिंग फॉर्म INC 18। ROC के पास एक फॉर्म भेजोगे जिसका नाम क्या है, RD के पास INC 18 में RD से अप्रूवल मांगोगे कि भाई हम अपनी कंपनी को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और आपने जो RD के पास अप्लाई कर लिया है उसकी डिटेल दोगे ROC को। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इंटीमेशन टू ROC, इंटीमेशन टू ROC रिगार्डिंग RD अप्रूवल। तो भाई पहला काम क्या है, सबसे पहले तो SR पास करवाओ, शेयर होल्डर की परमिशन लो, MGT 14 फाइल करो। नेक्स्ट RD के अप्रूवल अप्लाई करो। अब RD के अप्रूवल के लिए अप्लाई किस में करोगे, INC 18 में RD के पास अप्लाई करोगे। और ये बात आपकी, आपने RD पे अप्लाई कर दिया है, अभी तो सिर्फ अप्लाई करा, उसकी बात बताओगे ROC को। और जब एक बार RD का अप्रूवल मिल जाएगा फिर बताओगे ROC को। जो RD का अप्रूवल आपको मिल जाएगा उसकी कॉपी आपको ROC को फॉर्म नंबर INC 20 में भेजनी है 30 दिन के अंदर। देखो लिखा है, द कंपनी शैल देयरआफ्टर फाइल विद द रजिस्ट्रार अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द अप्रूवल RD विद इन 30 डेज फ्रॉम द लेटर रिसीव्ड द ऑर्डर। देन अब मैं हाथों हाथ यहीं पे बता देता हूं। और ये जो RD के अप्रूवल की कॉपी है, बीच में और भी कई स्टेप आएंगे तो उसको नीचे की तरफ लिख देता हूं, 7 बना देता हूं, बीच में हो सकता है 1-2 स्टेप हो रहे हैं, इस चेंज कर देंगे नंबरिंग को। कॉपी ऑफ RD अप्रूवल shall be filed to ROC within 30 days of receiving the order, within 30 days of receiving the order। तो RD के ऑर्डर की कॉपी, अप्रूवल की कॉपी आपको ROC को भेजनी है ऑर्डर रिसीव होने के 30 दिन में। तो इसके अलावा आप समझो अभी स्टेप क्या चल रहा है, SR पास करवाना है, SR पास होगा तो MGT 14 तो जाएगा, SR शेयर होल्डर से पास करवा रहे हैं, RD से अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है कि भाई हमारे को अप्रूवल दे दो। वो किस फॉर्म में अप्लाई करना है, INC 18 में। अब अप्लाई तो कर लिया, अब उसकी बात ROC को बतानी है कि भाई हमने RD अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रखा है, अप्रूवल मिला नहीं है, अप्लाई कर रखा, भी सिर्फ इतना बताना है ROC को। और जब RD का अप्रूवल मिल जाएगा तो ROC को दोबारा बताना है कि भाई हमारे को अप्रूवल मिल गया है, उस RD के ऑर्डर कॉपी ROC को भेजनी है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। किस फॉर्म में, इन फॉर्म INC 20। ये जो बताना है वो INC 20 में बताना है। तो बीच में एक फॉर्म और होना चाहिए, 18 का लॉजिक समझ आ गया। 18 में हम RD के पास अप्लाई कर रहे हैं कि हम अपनी सेक्शन 8 कंपनी से अपने आपको दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। INC 20 के अंदर जो RD के ऑर्डर की कॉपी आई हम ROC को भेज रहे हैं कि भाई हमारे को RD ने अप्रूव कर दिया है, और ये देखो ऑर्डर की कॉपी। और जब RD ने ऑर्डर किया उसके 30 दिन में ROC को भेजनी है, किस फॉर्म में, INC 20 में। INC 19 बीच में एक और होगा, उसका क्या लॉजिक है बताता हूं।
कहता है साथ में क्या करना है, ये देखो ये INC 19 आने वाला है। A copy to be filed with the ROC, ये तो मैंने बता ही दिया। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन along with the action filed with the RD shall also filed with the ROC, मैंने ऊपर ही बता दी बात कि जो आप RD के पास अप्लाई कर रहे हो उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी ROC के पास भेजनी है। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, यहां पे आएगा INC 19। कह रहा है जब आपने RD के पास एप्लीकेशन लगाई, जब आपने RD के पास एप्लीकेशन लगाई, अप्लाई करा, कब लगाई होगी, जब आपने INC 18 फाइल करा होगा, उसके एक हफ्ते के अंदर आपको एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करनी है। और वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट 2 न्यूज़पेपर में करनी है, एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अंदर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मतलब होता है उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज, जैसे मान लो दिल्ली में हिंदी चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, तो जिस एरिया में भी आपकी कंपनी बनी हुई है उस एरिया की लैंग्वेज को वर्नाकुलर बोलेंगे। और एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और ये न्यूज़पेपर छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, बड़े होने चाहिए जिनकी वाइड सर्कुलेशन है, मतलब जो फेमस है, जैसे एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो आपको क्या करना है, एक एडवर्टीजमेंट करनी है फॉर्म INC 19 में। तो फॉर्म INC 19 ROC को फाइल नहीं हो रहा, फॉर्म INC 19 सरकार ने आपको एक फॉर्म बताया एडवर्टीजमेंट करने का, कि इस एक बना बनाया फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट का फॉर्म INC 19 में। तो उस एडवर्टीजमेंट में कंपनी क्या बताएगी कि भाई हमारी कंपनी पहले नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, अब वो दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट होने जा रही है। ऐसा क्यों करवा रही है सरकार, ऐसा इसलिए करवाया जा रहा है आपसे ताकि जो लोग आपको डोनेशन देते थे पहले, क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट थे, अब वो आपको डोनेशन देनी बंद कर दें, क्योंकि आप प्रॉफिट मेकिंग होगा तो अब आप किसी की डोनेशन लेकर थोड़ी चलोगे, अब तो आप लोगों का भला थोड़ी कर रहे हो, अब तो आप अपना भला कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग में आ गए। तो ताकि जो लोग आपको पहले डोनेशन देते थे, आपको चैरिटेबल संस्था समझते थे, वो समझना बंद कर दें और आपको डोनेशन देनी बंद कर दें, इसलिए आपसे एडवर्टीजमेंट करवाई जा रही है। और इसका खर्चा आप खुद करोगे, एट इट्स ओन एक्सपेंस, कंपनी खुद करेगी। तो यहां पे हम लिख देते हैं विद इन 1 वीक, यहां पे यहां से विद इन 1 वीक के अंदर, विद इन 1 वीक ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन टू RD। अप्रूवल की बात नहीं हो रही, जब आपने एप्लीकेशन RD के पास लगाई उसका सबमिट करने के, सबमिटिंग एप्लीकेशन टू RD, कंपनी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी इन फॉर्म INC 19 2 न्यूज़पेपर के अंदर। कौन कौन से 2 न्यूज़पेपर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। दो न्यूज़पेपर में कंपनी क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी। प्लस अगर वो कहता है कंपनी की कोई वेबसाइट भी है तो वहां पे भी डालेगी ये डिटेल्स कि भाई हमारी कंपनी नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। अच्छा, साथ में आपको एक डिक्लेरेशन लगानी, क्योंकि आपको पता होगा नॉन प्रॉफिट कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं होता। तो जो भी पैसा कमाएगी, बोनस शेयर वगैरह देना अलाउड नहीं होता, जो भी पैसा कमाती है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो आपको एक डिक्लेरेशन लिख के देनी पड़ेगी कि हम पहले जब नॉन प्रॉफिट थे भी तो हमने कभी कोई वायलेशन नहीं करी, हमने कोई डिविडेंड वगैरह, बोनस शेयर वगैरह नहीं बांटा। साथ में आपको एनओसी लेनी पड़ेगी इनकम टैक्स अथॉरिटी से, अलग अलग चैरिटी कमिश्नर से, इंडियन डिपार्टमेंट से नाम दिए हुए यहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चैरिटी कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडी, इन सबसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई आपने इनका कोई भी पैसा नहीं मार रखा। क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट हो ना, तो आपको बहुत सारे टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे लॉ कम फॉलो करने पड़ते हैं, तो आपको वो सारे बेनिफिट मिले हैं, लेकिन आपको वो उस टाइम पे मिले तो आपको उनका अप्रूवल देना पड़ेगा, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई पहले तो उनको ये बताओ कि भाई हमने तुम्हारा कोई पैसा नहीं मारा, और साथ में उनसे क्लियरेंस लो कि भाई अब आप नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहे हो और उनको आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ये उनसे एनओसी ले लो। तो ये कॉपी भी आपको बतानी है। प्लस आपने आज तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना कराओ। प्लस ये एक पॉइंट नया आया है, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, किसी सीए, सीएस या सीएमए से एक सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा, कंप्लायंस सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इसमें ये कब आया, 19/1/23 को, जिसमें आप ये लिखवा के दोगे कि भाई आपकी कंपनी जब नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जितने भी लॉ लग रहे हैं या जो भी प्रोविजन लग रहे हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से फॉलो किए गए हैं। और फिर एक बार आपको आरडी का अप्रूवल मिल गया है ना, कंपनी एसआर पास करवाएगी और एक बार आरडी का अप्रूवल मिल गया तो उस आरडी के ऑर्डर की कॉपी आपको 30 दिन के अंदर आरओसी को भेजनी है, आईएनसी 20 में। साथ में क्योंकि अब आपको एमओए चेंज करने पड़ेंगे, और पहले ना यहाँ पे वर्ड लिखा था एमओए, फिजिकल एमओए होते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक एमओए होते हैं। साथ में आपको एमओए, ई एमओए मतलब इलेक्ट्रॉनिक एमओए। आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म फाइल होता है, उसकी कॉपी अमेंडेड वाले जो नए बनाए आपने,
उसकी कॉपी भी आरओसी को भेजनी है, साथ में एक डिक्लेरेशन लिख कर देनी है। अगर आरडी ने उन डायरेक्टर्स के ऊपर कंपनी के कोई भी कंडीशन लगाई है तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन बाय डायरेक्टर द कंडीशन इफ एनी इम्पोज्ड बाय द आरडी हैव बीन फुली कंप्लाइड। अगर आरडी ने इस कंपनी को नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए कोई कंडीशन लगाई थी डायरेक्टर्स के ऊपर तो उन्होंने वो भी पूरी करी है। और अगर ये सारी डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद अगर आरओसी को लगता है सब ओके तो आरओसी आपको क्या दे देगा, फ्रेश सीओआई दे देगा और आपकी कंपनी नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 की जगह 6 कर लो इसको, और ऊपर वाला 5 है ये। हालांकि बीच में कुछ चीजें थी क्या कि वो बोनस ना दिया हो, डिविडेंड ना दिया हो, वो सब चीजें थी इसके अंदर, लेकिन वो आप पेपर में तो वही सब स्टेप फॉलो करोगे जो डिटेल में दिए हुए हैं, वो तो मैंने शॉर्ट में वहां पे समझा दिया अलग से। तो ये भी अमेंडमेंट थी। तो ये अमेंडमेंट आई थी कि ईएमओए में जाएंगे, नॉर्मल वाले नहीं जाएंगे। और फॉर्म कौन कौन से जाएंगे वो तो मैंने बता दिए। तो फटाफट अगर हम सम अप करें तो क्या होगा, अगर आपको नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट कराना है, एसआर पास कराना पड़ेगा, एमजीटी 14 भेजना पड़ेगा, आरडी के पास अप्लाई करना पड़ेगा आईएनसी 18 के अंदर। और जब आरडी के पास अप्लाई करोगे तो आपने अप्लाई करा है, सिर्फ इतनी बात किसको बताओगे, आरओसी को बताओगे कि भाई हमने अप्लाई कर लिया है। और जब आरओसी से आरडी से अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके अप्रूवल की कॉपी आपको 30 दिन के अंदर आरओसी को भेजनी होती है, आईएनसी 20 में, वो भी आपने देख लिया। और जब आपने आरडी के पास अप्लाई करा था उसके एक हफ्ते के अंदर आपको आईएनसी 19 के अंदर एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर के अंदर, कि भाई हमारी कंपनी नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। और एक खर्चा सारा आप खुद ही बियर करोगे अपनी इस न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का। प्लस अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वहां भी अपलोड करेगी। प्लस आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि भाई आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा है, कोई एनुअल रिटर्न, एनुअल फाइलिंग में डिविडेंड वगैरह कभी नहीं बांटा, बोनस शेयर वगैरह नहीं करा। प्लस साथ में आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी कि आपको इनकम टैक्स वगैरह अथॉरिटी से या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स थे जो उनके नाम दिए हुए हैं, आपने उन सबसे एनओसी ले ली है कि उनको आपके कन्वर्ट होने से कोई दिक्कत नहीं है। और सब ओके होगा तो भाई आरओसी को लास्ट में आप 3 चीजें भेज देना, वो मैंने आपको बताई थी। एक तो आरडी के ऑर्डर की कॉपी 30 दिन में, दूसरा ईएमओए में, क्योंकि आपने एमओए में चेंज करोगे ना, नॉन प्रॉफिट से प्रॉफिट में तो एमओए में बदले होंगे। और अगर आरडी ने डायरेक्टर्स के ऊपर कोई कंडीशन लगाई थी तो आपने वो कंडीशन भी सारी फॉलो की है। तो ये वाला प्रोसीजर भी आपका खत्म हो गया, इसमें अमेंडमेंट खत्म हो गई। नेक्स्ट अमेंडमेंट आती है आपकी, इसमें भी आई है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपका कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, इसमें भी अमेंडमेंट आई है। अब ये क्या है, अब ये देखते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ 1% कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, रूल 6। वैसे मैंने ऊपर लिखा है अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, ये बदला था 1/4/2021 को, लेकिन इसमें दोबारा अमेंडमेंट आई 2023 के अंदर। तो अब वो भी पढ़वाऊंगा क्या है। अब जरा समझो, वो कह रहे हैं कि 1% कंपनी को आप एक नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो। पहले बात तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1% कंपनी इज ऑल्सो अ प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है बट इट हैज सम यूनिक फीचर्स। तो 1% कंपनी के ब्रैकेट में आपको पता होगा साथ में लिखना पड़ता है ओपीसी की ये 1% कंपनी है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो पहले 1% कंपनी थी, अब आप उसको क्या कर रहे हो, किसी नॉर्मल एक्स प्राइवेट लिमिटेड, किसी नॉर्मल प्राइवेट या एक्स लिमिटेड, किसी नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो। तो अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या होगा, तो एक प्राइवेट कंपनी जो कि ओपीसी थी, अब वो नॉर्मल प्राइवेट या नॉर्मल पब्लिक में कन्वर्ट हो रही, तो क्या होगा, तो आपको पता होगा 1% कंपनी में आपको याद होगा एक ही शेयर होल्डर होता है, 100% शेयर उसी के पास होते हैं, है ना। और 1% कंपनी में डायरेक्टर भी जनरली एक ही होता है। तो अगर वो 1% कंपनी अपने आप को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराएगी तो पहली बात तो उसको शेयर होल्डर एक से कम 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 शेयर होल्डर होते हैं। और डायरेक्टर भी कम से कम 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में नॉर्मल प्राइवेट मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। और अगर वो 1% कंपनी अपने आप को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेगी तो उसको शेयर होल्डर 1 की जगह 7 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर होते हैं। और डायरेक्टर अगर एक ही था तो 1 की जगह 3 करने पड़ेंगे, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। ये चेंजेस आएंगे। एमओए वगैरह में भी चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, नाम वगैरह चेंज होगा, एओए वगैरह में भी चेंजेस आएंगे। तो इसका मतलब एमओए में चेंजेस होंगे। अच्छा, नॉर्मल कंपनी जब आपको पता है, जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होती है तो आपने देखा था ज्यादातर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। लेकिन जब एक 1% कंपनी किसी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो उसको खाली रेजोल्यूशन पास करवाना है। अच्छा, ये वाला रेजोल्यूशन ना तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ना स्पेशल रेजोल्यूशन है, ये सिर्फ रेजोल्यूशन है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं रेजोल्यूशन है, क्योंकि 1% कंपनी में एक ही शेयर होल्डर है और वही वोट देगा। तो यहां पे देखो, नॉर्मल स्पेशल रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, 75% पे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितने पे पास होता है, मोर देन 50 पे। यहां पे तो एक ही शेयर होल्डर है, वो अगर वोट फेवर में देगा तो वो 100% फेवर में होगा, अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो 100% रिजेक्ट होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वो अपने शेयर्स में बोलेगा मेरे आधे शेयर्स का वोट फेवर में, मेरे आधे शेयर्स का वोट अगेंस्ट में। अपने आप खेलेगा तो गेम तो खेलेगा नहीं। तो एक ही शेयर होल्डर है तो या तो फेवर में आएगा या अगेंस्ट में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ना तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का कंसेप्ट होता है ना स्पेशल रेजोल्यूशन का। तो अगर एक 1% कंपनी, क्योंकि एक ही शेयर होल्डर है,
तो वहां पे सिर्फ जब रेजोल्यूशन पास होगा तो हम खाली नाम रेजोल्यूशन देंगे। तो अगर एक 1% कंपनी किसी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होनी चाहिए, पहली बात तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, प्लस उसको आरओसी के पास एक फॉर्म भेजना पड़ेगा जिस फॉर्म का नाम है INC 6, कि भाई हम अपने आप को किसी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, या मतलब प्राइवेट से ओपीसी से नॉर्मल प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भेजना पड़ेगा, प्लस वो जो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर्स की लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर की लिमिट इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो सब तो करना ही पड़ेगा एमओए में ऑल्टरेशन के अलावा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो कहता है 1% कंपनी शैल ऑल्टर इट्स एमओए एंड एओए बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। देखो सिर्फ वर्ड क्या लिखा है, रेजोल्यूशन, ना तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ना स्पेशल रेजोल्यूशन, उसको एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। क्या, और वो जो रेजोल्यूशन पास होगा वो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3 और सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 के अंदर ये बताया हुआ है कि 1% कंपनी का जो मेंबर है वो रेजोल्यूशन कैसे पास करेगा, और वो 100% वोट देके पास करेगा, क्योंकि अकेला बंदा है तो वो जो सारे शेयर होल्डर है वो तो फेवर में देगा या अगेंस्ट में देगा। और कह रहा है वो ये रेजोल्यूशन किस लिए पास करेगा, ताकि वो अपनी कंपनी को कन्वर्ट करा रहा है किसी दूसरी कंपनी में। और कह रहा है एक 1% कंपनी किसी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है, पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकती है, अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। ये आपको याद होगा जब मैंने 1% कंपनी का कंसेप्ट पढ़ाया था तो मैंने वहां पढ़वाया था कि 1% कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं हो सकती, उसका लॉजिक भी मैंने वहां बताया था। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर इंक्रीजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स टू 2 और 7 मेंबर्स एंड 2 और 3 डायरेक्टर एज द केस में भी समझ आता है। एज द केस में समझ आ रहा है ना। अगर आप अपनी 1% कंपनी को नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको मेंबर कम से कम 2 करने पड़ेंगे, डायरेक्टर कम से कम 2 करने पड़ेंगे। और अगर आप अपनी 1% कंपनी को किसी नॉर्मल पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको मेंबर कम से कम 7 करने पड़ेंगे और डायरेक्टर कम से कम 3 करने पड़ेंगे। साथ में एंड मेंटेनिंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख की पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 5 लाख की पेड अप की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी। पहले ऐसा होता था, अब तो वो भी हट चुकी है। आज की डेट में तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए भी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्योंकि वहां नहीं है तो इसलिए यहां भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर साथ में अगर आप ओपीसी को किसी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करा रहे हो और अगर वहां पे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट बताई हुई है तो आपको वो भी फॉलो करनी है, लेकिन एज सच अभी इंडिया में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कह रहा है साथ में आपको आरओसी के पास अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म INC 6 के अंदर कि भाई हम अपने आप को नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं करा सकते। लिखा है अदर देन सेक्शन 8, वो हमारे को पता ही है। और नीचे बस ये बोल रहे हैं कि अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया और आपकी सारी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद कि आप सब ओके है तो आपको वो फ्रेश सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई आपकी कंपनी नॉर्मल ओपीसी से क्या हो गई है, प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट हो गई है। ये 2 पॉइंट थे अमेंडमेंट थी जिनमें, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट क्या थी, ये पॉइंट पहले भी था INC 6 वाला, यहाँ पे वर्ड आया EMOA EAOA कि आपको जब आप आरओसी के पास अप्लाई करोगे कि आप अपने आपको 1% कंपनी से नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक EMOA की ऑल्टर्ड MOA की कॉपी लगानी है, वो भी ई वाले। मतलब आजकल इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, फिजिकल वाले तो होते ही नहीं। पहले यहाँ पे खाली MOA लिखा था, अब ई वर्ड आ गया, ऐड हो गया। और नीचे वाले में यहाँ पे जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात है वो पहले लिखी हुई थी, ये भी अब आई है कि आरओसी आपकी लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा कि आपकी पहले सब ओके है नहीं, उसके बाद ही आपको अलाउ करेगा। ऐसा ना हो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह फाइल ही नहीं करी प्रॉपर पहले कभी और आप सीधा कन्वर्ट कराने पहुंच गए और डिफॉल्ट कर रखे हैं, तो वो सब चेक करेगा और उसके बाद अगर आपको लगता है सब ओके तो आपको फ्रेश COI दे देगा। तो हमने ये पढ़ा कि कौन सी कंपनी अगर एक 1% कंपनी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो कौन सा रूल पढ़ रहे थे हम, रूल 6। अब आता है उल्टा, अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को 1% कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। अच्छा, 1% कंपनी तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एक अगर आपको उल्टा आना है, अगर आपको प्राइवेट से ओपीसी में आना है तो अलाउड है, लेकिन पब्लिक कंपनी कभी भी 1% कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप समझो उसका लॉजिक है। 1% कंपनी का मतलब क्या है, एक ही शेयर होल्डर है, 100% शेयर उसी के पास है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में लिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं, तो आप अगर प्राइवेट को ओपीसी में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो वहां पे किसी एक शेयर होल्डर को बाकी सबको मनाना पड़ेगा कि तुम अपने सारे शेयर मेरे को दे दो, ताकि एक ही शेयर होल्डर हो जाए और सबके 100% शेयर उसी के पास हो जाए, वो तो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन पब्लिक कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर, आप किस किस को मनाओगे, किस किस को नहीं मनाओगे। इसका मतलब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना तो अलाउड है, वो तो आप ऊपर पढ़ाए हो, लेकिन पब्लिक कंपनी को डायरेक्ट ओपीसी में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन उल्टा हो सकता है, ओपीसी दोनों में कन्वर्ट हो सकती है, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। तो इससे हमने क्या सीखी, रूल 6 में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक ओपीसी को अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा, वो हमने देख लिया। रूल 7 में हम ये पढ़ रहे हैं कि एक प्राइवेट को अगर ओपीसी में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा। पब्लिक कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना अलाउड नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी को आपको 1% कंपनी में कन्वर्ट करना है तो पहले उसे प्राइवेट में कन्वर्ट करो, बाद में फिर उसको ओपीसी में कन्वर्ट करना। तो अब हम पढ़ते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी अगर ओपीसी में कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा। तो कह रहा है अच्छा, यहां तो प्राइवेट कंपनी में अगर ओपीसी में आती है तो यहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। यहां तो करवा सकते हो ना, देखो ओपीसी से जब आप नॉर्मल प्राइवेट वॉल्यूम में जा रहे हो तो खाली वर्ड रेजोल्यूशन आ रहा था, क्योंकि वहां पे एक ही शेयर होल्डर है, वो तो या तो फेवर में पास करेगा अगेंस्ट में, इसलिए वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन का कोई नाम नहीं था।
लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी से अगर आप ओपीसी में आ रहे हो तो वहां पे तो एक से ज्यादा शेयर होल्डर पहले से थे ना, प्राइवेट में तो एक से ज्यादा शेयर होल्डर होते ही हैं, मिनिमम 2 होते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 200 तक होते हैं, तो वहां तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। तो इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट कराना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और आपको पता है अगर एसआर पास हो रहा है तो एमजीटी 14 तो जाएगा ही जाएगा। और वो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है नॉन प्रॉफिट कंपनी कभी भी 1% कंपनी नहीं बन सकती। अच्छा, साथ में कह रहा है आपको रेजोल्यूशन पास करने से पहले एक एनओसी लेनी पड़ेगी कंपनी के मेंबर्स और क्रेडिटर से, मतलब क्योंकि प्राइवेट कंपनी में एक से ज्यादा शेयर होल्डर है, अब सारी शेयर होल्डिंग एक ही बंदे के पास ली जाएगी कन्वर्ट होने के बाद। अगर वो प्राइवेट ओपीसी में कन्वर्ट करेगी तो सिर्फ एक ही शेयर होल्डर रह जाएगा ना, तो इसलिए उस प्राइवेट कंपनी को अपने सारे मेंबर्स और क्रेडिटर्स से परमिशन लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उनको इस कन्वर्जन से कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपको एक एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा, आरओसी को एसआर पास होने के रीजन में, वो तो हमें पता ही है कि एसआर पास होता है एमजीटी 14 तो जाएगा। साथ में यहाँ पे भी आपको आईएनसी 6 ही जाएगा, इसका आईएनसी 6 दोनों जगह सेम ही है। अगर आप प्राइवेट कंपनी से ओपीसी में कन्वर्ट कर रहे हो तब भी आईएनसी 6 जाएगा, अगर आप ओपीसी से प्राइवेट या पब्लिक में ला रहे हो तब भी आईएनसी 6 ही जाएगा। लेकिन आप जब आईएनसी 6 आरओसी को फाइल करोगे तो आपको साथ में 3 चीजें लगाकर भेजनी है। यहाँ पे अमेंडमेंट है, अब यहाँ पे भी वर्ड ईएमओए आ गया, एक ईएमओए की कॉपी लगानी है, साथ में एनओसी की कॉपी लगानी है क्रेडिटर्स की, साथ में एफिडेविट लगाना है कि डायरेक्टर्स ने इस कन्वर्जन करते वक्त उन्हें कंसेंट दिया और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो गया तो वो क्या कर देगा, आपकी कंपनी को अप्रूव कर देगा, आपका सब चेक करने के बाद लेटेस्ट ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद आपको क्या दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, फ्रेश सीओ दे देगा, आपकी कंपनी कन्वर्ट हो गई। और नीचे पेनल्टी दी हुई है कि अगर आपने इन रूल्स को वायलेट करा तो आप पे पेनल्टी लगेगी, आप अपने आप पढ़ लेना। बस इतना ही याद करना है। इसमें सारी अमेंडमेंट्स भी खत्म हो गई आपकी जो मेन इस चैप्टर से आई थी, प्लस आगे के जो प्रोसीजर है कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी वगैरह वगैरह, आगे 3-4 और भी हैं, वो आपके लिए रीड ओनली है, वो ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, आप रीड करोगे अपने आप समझ आ जाएगा, उनमें कोई अमेंडमेंट वगैरह भी खास नहीं है। मेन जो अमेंडमेंट मैंने वो भी करा दी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आगे वाले प्रोसीजर जो बचे हुए हैं वो आ नहीं सकते, आ सकते हैं, लेकिन वो रीड ओनली है, उनके लिए कोई खास रेलेवेंट नहीं है, वो भी सिर्फ सीएस वाले बच्चों के लिए। सीए सीएमए वाले तो सिर्फ इतना भी कर लेंगे तो बहुत है, आगे वाले उनके लिए भी रीड ओनली है। ठीक है जी, इसी के साथ आपकी ये वाले चैप्टर की अमेंडमेंट हो गई समाप्त और टॉपिक भी हो गए समाप्त। गाइस अब हम कर रहे हैं अपना एमओए एओए वाले चैप्टर की अमेंडमेंट। इसमें अमेंडमेंट किसके अंदर आई है मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पर अमेंडमेंट आई है रूल 28 के अंदर। अब ये रूल 28 में क्या अमेंडमेंट आई है मैं बताता हूं। पहले तो टॉपिक कौन सा है, चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी। अब आपको याद होगा, अगर आपको सिंपल सा, आपको मैंने बताया था कि जनरली आरओसी जनरली जो होता है वो 1 फॉर ईच स्टेट होता है। आरओसी जनरली क्या होता है, 1 फॉर ईच स्टेट होता है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ स्टेट ऐसी है जहां पे एक ही स्टेट के अंदर 2 आरओसी हैं। जैसे एग्जांपल लेके मैंने तुम्हारे को बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी हैं, एक है आरओसी मुंबई एंड एक है आरओसी पुणे। सेम तमिलनाडु के अंदर भी 2 आरओसी हैं, तमिलनाडु के अंदर भी 2 आरओसी हैं, एक है आरओसी चेन्नई और एक है आरओसी कोयंबटूर। तो अब हो क्या रहा है, मान लो कोई कंपनी आरओसी दिल्ली से आरओसी मुंबई से आरओसी पुणे शिफ्ट हो रही है। मान लो पहले कोई कंपनी मुंबई में सिचुएटेड थी, तो उसके ऊपर आरओसी मुंबई के आरओसी लगता था, उनके मतलब वो कंपनी मुंबई वाले आरओसी के ज्यूरिसडिक्शन में आती थी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है दायरा। वो कंपनी मुंबई आरओसी को अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल करती थी। लेकिन मान लो अगर वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई से पुणे शिफ्ट कर लेती है, तो स्टेट तो सेम रहेगी, स्टेट तो आज भी महाराष्ट्र रहेगी, लेकिन आरओसी का दायरा बदल जाएगा। पहले वो आरओसी मुंबई के कंट्रोल में थी, वो आरओसी पुणे के कंट्रोल में आ जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर मान लो कोई कंपनी पहले चेन्नई में बनी हुई थी, तो वो आरओसी चेन्नई के कंट्रोल में आती थी, लेकिन अगर वो कंपनी कोयंबटूर शिफ्ट हो जाती है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वहां शिफ्ट कर लेती है, तो स्टेट तो अभी भी सेम रहेगी तमिलनाडु, लेकिन आरओसी बदल जाएगा, वो कोयंबटूर वाले आरओसी के कंट्रोल में आ जाएगी। तो हेडिंग क्या है जरा पढ़ो, हेडिंग है जी चेंज विद इन द सेम स्टेट फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन आरओसी टू अनदर आरओसी। आरओसी बदल रहा है, आरओसी का दायरा बदल रहा है, लेकिन स्टेट नहीं बदल रही। यही है ना, हमारे इस एग्जांपल में स्टेट नहीं बदल रही, स्टेट तो महाराष्ट्र ही है, स्टेट तमिलनाडु है, लेकिन आरओसी का दायरा बदल रहा है। तो ऐसे केस में आपका रूल 28 लगता है। तो रूल 28 लगता है, उस केस में क्या होता है कि जब आपकी कंपनी ऐसा करती है तो आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, आरडी से परमिशन लेनी पड़ती है, रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, वो सब तो लेना ही होता है। साथ में ना रूल 28 ये बोलता था कि आरडी के पास, यहां पे रूल 28 ये बोलता था, एन एप्लीकेशन सीकिंग द कंफर्मेशन फ्रॉम द आरडी फ्रॉम शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट
shall be filed in form INC 23। तो रूल 28 ये बोलता था कि जब आपको आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर से, तो आपको परमिशन लेने के लिए आरडी के पास एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर INC 23। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाकर फाइल करने पड़ते थे। ये डॉक्यूमेंट पहले भी थे, आज भी हैं, बस अमेंडमेंट पता है क्या आई है? देखो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, दिखा यहां पे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, shall be filed by the company with the RD in form number INC 23 along with the fees and following details and documents। यहां पे वर्ड क्या आ रहा है? following details and documents। हमने ब्रैकेट में लिखा earlier it was following documents। अच्छा समझो, ये बहुत सारे ना, इसमें से डॉक्यूमेंट नहीं है। देखो जैसे आप बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल कर रहे हो, दिस इज डॉक्यूमेंट, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल कर रहे हो, दिस इज डॉक्यूमेंट। लेकिन आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं डायरेक्टर्स की भाई हमारी कंपनी में किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं करा, ये एक इंफॉर्मेशन है ना, ये एक डिटेल है। डेक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं कि भाई हमने हमारा कोई भी केस कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ना, तो इसलिए यहां पे इन्होंने वर्ड लिखा डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। पहले वर्ड क्या था? खाली डॉक्यूमेंट वर्ड था कि आपको आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। अब उसको अमेंडमेंट करके वर्ड क्या करा है? डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट। बस यही अमेंडमेंट है। ये चीजें जो फाइल होती हैं वो होती हैं। ले देखे रूल 28 में क्या अमेंडमेंट है कि जब भी कोई कंपनी अपना आरओसी का दायरा चेंज करेगी, तो स्टेट चेंज नहीं हो रही लेकिन आरओसी का दायरा चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में उस कंपनी को शेयर होल्डर से भी परमिशन लेनी पड़ती है, प्लस आरडी से भी परमिशन लेनी पड़ती है। और एज पर रूल 28 उसको आरडी से परमिशन लेने के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है? आरडी को फॉर्म नंबर INC 23 फाइल करना होता है। उसके साथ उसको कुछ डिटेल्स फाइल करनी होती है और कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं। पहले यहां पे सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि उस कंपनी को INC 23 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। तो अमेंडमेंट लाकर उन्होंने क्या वर्ड यूज करा है? खाली डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ डिटेल्स हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल करने। और मैंने ब्रैकेट में लिखा अर्लियर इट वाज फॉलोइंग, अर्लियर यहां पे लिखा हुआ था कि पहले ना यहां पे ऐसे लिखा हुआ था फॉर्म नंबर INC 3 अलोंग विद द फीस एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, पहले इतना लिखा हुआ था। अब आ गया वर्ड फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। बस ये अमेंडमेंट है, बस एक ये अमेंडमेंट है। ये तो हो गई कौन से वाले केस में कि जब आरओसी का दायरा बदल रहा है लेकिन स्टेट नहीं बदल रही। अब आता है कि अगर स्टेट ही बदल रही है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, मान लो कंपनी दिल्ली से पंजाब शिफ्ट हो रही है या पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो रही है, तो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी आपको आरडी की परमिशन लेनी होती है। तो यहां पे रूल 30 में अमेंडमेंट है, यहां पे भी वर्ड यही चेंज करा है। पहले यहां पे लिखा हुआ था फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अब यहां पे चेंज करके क्या कर दिया? फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये अमेंडमेंट है। प्लस एक अमेंडमेंट हो रही है, वो अमेंडमेंट क्या है कि तुम्हें नीचे की तरफ दिखा देता हूं कि पहले आपको ना, जब आप रजिस्ट्रार के पास, जब आप स्टेट चेंज करते हो तो आपको ना बहुत सारे लोगों से अप्रूवल लेना पड़ता है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से। तो अब वहां पे क्या करा है, मतलब एक कॉपी फाइल करनी होती है कि हमने यहाँ पे ना क्या होता है, हम तुम्हें बताते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ इसमें अमेंडमेंट क्या है। छोटी सी अमेंडमेंट है, यहाँ पे रजिस्ट्रार वर्ड काटा गया, बस यही अमेंडमेंट है। ये क्या अमेंडमेंट है तो मैं समझाता हूँ छोटा सा, और एक नीचे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है, ये क्या है ये भी समझा देता हूँ। क्या होता है, अभी तुमने जैसे ऊपर पढ़ा कि भाई अगर कोई कंपनी अगर आरओसी का दायरा चेंज कर रही है तो उसको आरडी से परमिशन लेनी पड़ती है INC 23 में। तो सेम यहां पे भी है, अगर कोई कंपनी स्टेट चेंज कर रही है तो उसको आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर्म नंबर INC 23 में। मगर यहां पे रूल 30 है, वहां पे रूल 28 लग रहा था उस वाले सेक्शन के लिए। फर्क क्या है? और यहाँ पे एक अमेंडमेंट तो यही थी कि फॉलोइंग डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस डिटेल्स में क्या क्या लगेगा? एक MOA की कॉपी, मिनट्स की कॉपी, क्योंकि मैंने बताया ना शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है, बोर्ड डायरेक्टर्स की कॉपी, डायरेक्टर से जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया। उसी के अंदर एक चीज लाई गई है, हमको ना आरओसी को एक चीज और फाइल करनी होती है कि देखो तुमने आरडी, ये तुमको ना आरडी को ये भी बताना पड़ता था कि हमने आरओसी के पास भी अप्लाई कर लिया है, चीफ सेक्रेटरी के पास भी अप्लाई कर रखा है, और यूनियन, और अगर आपकी स्टेट कोई यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे उसको आपको चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी के पास आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है साथ में। और अगर आपकी स्टेट है, जैसे यूपी स्टेट है, तो आपको वहां की स्टेट चीफ सेक्रेटरी के पास क्या लगानी पड़ती है कि एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि भाई हमारी कंपनी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, और जो आपने वहां एप्लीकेशन लगाई है उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको इस INC 23 में लगाकर देनी होती है। अब वो क्या कह रहा है कि जो आप एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो चीफ सेक्रेटरी वाली तो लगानी है, लेकिन जो आपने आरओसी के पास अप्लाई करा है उसकी कॉपी नहीं लगानी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आरओसी के पास अप्लाई करा, आरओसी आरडी का तो आपस में कम्युनिकेशन होता ही है, तो आरओसी को आरडी को तो आरओसी के पास से वैसे ही पता लग जाएगा। तो यहां पे ना हमारे को क्या करना होता है, सिर्फ ये कि छोटी सी अमेंडमेंट क्या आई है कि पहले क्या होता था कि हमारे को आरओसी के पास, अब यहां से रजिस्टर वर्ड काटा है और यहां पे क्या करा गया है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, पहले मैंने बताया ना, हम जब आरडी के पास एप्लीकेशन लगाते थे तो आरडी के पास एप्लीकेशन हम पहले लगाते थे, तो हम क्या करते थे कि आरडी के पास एप्लीकेशन लगाने से पहले आरओसी को इंटीमेट कर देते थे कि भाई हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भी इंटीमेट कर देते हैं हम रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, और हमने उनको इंटीमेट कर दिया, उसकी एक कॉपी आरडी को बतानी पड़ती थी। लेकिन अब वो कह रहा है कि रजिस्ट्रार वर्ड यहां से काट दिया, अब रजिस्ट्रार वाली जो आपने रजिस्ट्रार को बात बताई है वो अब आपको आरडी को नहीं बतानी, क्यों? उसका लॉजिक नीचे है,
उसका लॉजिक ये है कि वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट need not submit separate copy of the application with the registrar and intimation of the filing of application form number 963 with the RD shall be shared with the ROC through MCA portal। आ गई बात। इसका मतलब ये है MCA सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अब आप RD के पास अप्लाई करो, RD अपने आप ROC को बता देगा। पहले क्या होता था कि आपकी कंपनी अगर मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रही है तो आपको ROC को भी बताना पड़ता था, चीफ सेक्रेटरी को भी बताना पड़ता था उस स्टेट के, और फिर वो ROC के जब आपने बताया कि आपने जब आरओसी को बताते थे कि मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां से, तो आरडी को आपको बताना पड़ता था कि भाई हमने आरओसी को भी बता दिया है। मतलब आपको 3 बार कम्युनिकेशन करना पड़ रहा है, पहले आरओसी के पास, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास और तीसरा आरडी के पास। पहले ये होता था, तो यहां पे लिख देते हैं अर्लियर हमारे को 3 लोगों को इंटीमेट करना होता था। अर्लियर आरओसी को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या फिर अगर आपकी स्टेट नहीं है यूनियन टेरिटरी तो यूटी, और तीसरा आरडी। पहले आपको इन 3 लोगों को इंटीमेट करना होता था। अर्लियर इन 3 लोगों को इंटीमेशन जाता था कि भाई हमारी कंपनी दूसरी स्टेट में जा रही है, और जो इन दोनों लोगों को आपने इंटीमेट करा कि भाई हमारी स्टेट कंपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रही है, इनके इंटीमेशन की कॉपी आरडी को देनी होती थी। लेकिन अब वो कह रहा है आपको खाली 2 ही लोगों को इंटीमेट करना है, एक तो चीफ सेक्रेटरी को एंड दूसरा आरडी को। अब आरओसी को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, आरडी को वो कह रहा है चीफ, ये जो आरडी है ये ऑटोमेटिक आरओसी को इन्फॉर्म कर देगा। आप आरडी को INC 23 फाइल करोगे ना तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्म कर देगा किसको, आरओसी को, कि भाई ये तुम्हारी स्टेट की कंपनी इस स्टेट में जा रही है, बात खत्म। तो आरडी ही आरओसी को इंटीमेट कर देगा, एमसीए के पोर्टल से ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चली जाएगी वहां पे। अब आपको अलग से आरओसी को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है और उसकी कॉपी यहां पे आरडी को लगाने की जरूरत नहीं है। बस यही अमेंडमेंट थी, ठीक है जी। तो ये एमओए वाले चैप्टर की अमेंडमेंट थी, खत्म हो गई आपकी। गाइस अब बायबैक का सेक्शन 68 सबसेक्शन 10 कर रहे हैं। बायबैक वाले टॉपिक में अमेंडमेंट आई है 68-10 के अंदर। बेसिकली अमेंडमेंट सेक्शन में नहीं आई है, अमेंडमेंट रूल के अंदर आई है 17(4) में। तो अभी अमेंडमेंट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो सेक्शन 68-10 ये बोलता है कि अगर एक बार कंपनी का जब बायबैक पूरा कंप्लीट हो जाए, जब एक बार कंपनी का पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाए तो उसको आरओसी को भी बताना पड़ेगा, प्लस अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो सेबी को भी बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा, उनको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर, बायबैक कंप्लीट होने के 30 दिन में। इस रिटर्न में क्या बताया जाता है पता है, इस रिटर्न में सिर्फ इतना बताया जाता है कि कंपनी ने कितने पैसे का बायबैक करा, कितने लोगों से बायबैक करा, ठीक है, और पूरा बायबैक करने में कितना टाइम लगा, और कितने शेयर्स बायबैक में खरीदे गए हैं। ये सारी डिटेल्स इसमें बताई जाती हैं। ये जो रिटर्न फाइल की जाती है बायबैक की, ये फॉर्म नंबर SH11 में फाइल की जाती है। मैंने बताया ना ये 2 लोगों को फाइल होगी। अगर कंपनी अनलिस्टेड है, देखो अगर कंपनी लिस्टेड है तो ये जो रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है इन फॉर्म SH11, ये 2 लोगों को फाइल करनी है अगर कंपनी लिस्टेड है तो, एक आरओसी को प्लस दूसरा सेबी को। और अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो जो रिटर्न फाइल करनी है उसका फॉर्म तो यही है। रिटर्न फाइल करने का जो फॉर्म है वो अब भी SH11 ही है, फॉर्म तो SH11 ही है, बस ये ओनली आरओसी को फाइल होगा। आरओसी को फाइल होगा कितने दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। अब ये जो अमेंडमेंट क्या है इसमें बताता हूं। पहले क्या होता था, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है देयर शैल बी अ डेक्लेरेशन विद द रिटर्न। पहले क्या होता था, इस SH11 के अंदर ना एक फॉर्म लग कर जाता था। इस फॉर्म SH11 के अंदर एक फॉर्म और से लगता था, उस फॉर्म का नाम था फॉर्म SH15। तो ये फॉर्म इसी में अटैच होके जाता था, SH11 के अंदर ही अटैच होके जाता था, जिसके अंदर ये लिखा होता था कि हमने बायबैक करते वक्त सारे लॉ फॉलो करें। मतलब कंपनी ने बायबैक करने के दौरान जितने भी लॉ लगते हैं वो सारे फॉलो करें। जैसे सेक्शन 68 लग रहा है बायबैक का, है ना, प्लस कंपनी लॉ के रूल्स लग रहे हैं ये वाले, प्लस अगर वो लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स लग रहे हैं। तो उसमें सिर्फ SH15 में यही लिखा होता था कि हमने बायबैक करते वक्त सारे लॉ प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। और वो सर्टिफिकेट किसमें लगकर जाता था, इस SH15 को हम सर्टिफिकेट बोलते थे। क्या बोलते थे पहले, सर्टिफिकेट। और ये SH15 किसमें लग के जाता था, SH11 में अटैच होके जाता था। अब ये SH15 अबॉलिश हो गया, ये गया कट।
अब फॉर्म SH11 के अंदर एक डेक्लरेशन जाएगी। डेक्लरेशन का काम वही है, देखो अगर यहां पे तुम पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है सेड दैट देयर शैल बी अ डेक्लरेशन विद द रिटर्न। रिटर्न किस फॉर्म में जा रही है SH11 में, साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द एमडी इफ एनी, सर्टिफाइंग दैट द बाय सिक्योरिटी हैज बीन मेड इन द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल्स मेड देयर अंडर। मतलब बात अभी भी वही है, इस डेक्लरेशन के अंदर यही लिखा होगा कि कंपनी ने बायबैक करते वक्त सारे लॉ फॉलो करे हैं। और उस डेक्लरेशन पे कितने लोगों के साइन करने, पहले जो सर्टिफिकेट जाता था उस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दिया हुआ था SH15 में, ये SH15 वाला फॉर्म अबॉलिश कर दिया गया है। SH11 आज भी है, तो पहले इस SH11 के अंदर एक SH15 अटैच होकर जाता था, अब SH11 के अंदर एक डेक्लरेशन अटैच होकर जाएगी। इसके अंदर क्या जाएगी, प्लस में क्या जाएगी, एक डेक्लरेशन अटैच होकर जाएगी इसी के अंदर। और इसमें यही लिखा होगा, काम इसका भी आज वही है, बस SH15 का कंसेप्ट खत्म कर दिया। मतलब ये डेक्लरेशन आप अपने हिसाब से एक प्लेन पेपर पे भी दे सकते हो, मतलब ले देके एक पर्टिकुलर फॉर्म खत्म कर दिया, SH15 वाला फॉर्मेट खत्म कर दिया। तो SH11 पहले भी जाता था 30 दिन में, आज भी जाएगा 30 दिन में, बस जो उसके अंदर SH15 अटैच होकर जाता था उस SH15 को अबॉलिश करके सिर्फ क्या कर दिया गया, एक डेक्लरेशन का कंसेप्ट डाल दिया। बात वही है, ये प्लेन पेपर पे भी जा सकती है, इवन ऑन प्लेन पेपर, इसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया, प्लेन पेपर भी जा सकती है, इसका कोई नो फॉर्मेट स्पेसिफाइड, इसका कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं करा है। और इस डेक्लरेशन में क्या होगा कि कंपनी ने बायबैक करते वक्त ऑल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली कंप्लाई करी हैं। इसमें सिर्फ यही लिखा होगा कि एक बायबैक करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस कंपनी ने प्रॉपरली कंप्लाई करी हैं, फॉलो करी हैं, बस यही लिखा है इस डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन पे कंपनी में 2 डायरेक्टर्स के साइन करवाने हैं, और अगर कंपनी में एमडी है, अगर कंपनी में एमडी है तो एक डायरेक्टर प्लस एक एमडी, एक मैनेजिंग डायरेक्टर। और अगर कंपनी में एमडी नहीं है तो खाली 2 डायरेक्टर्स के, समझ आ गई, तो ओनली 2 डायरेक्टर्स, एमडी इज आल्सो अ डायरेक्टर। तो अगर कंपनी में एमडी है तो एक डायरेक्टर एक एमडी, कंपनी में एमडी नहीं है तो 2 डायरेक्टर के साइन करवाने हैं, बस बात खत्म। ये है अमेंडमेंट जो 21/1/2023 को आई है। ठीक है जी, ये छोटी सी अमेंडमेंट थी, बाकी तो सेक्शन पूरा ओके है। अब आइए गाइस डायरेक्टर्स चैप्टर में अमेंडमेंट। अब वो अमेंडमेंट क्या है, वो अमेंडमेंट आई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का जो सेक्शन है 164। आपको पता है 164 में हम ये पढ़ते हैं कि एक डायरेक्टर कब कब डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसमें एक सब सेक्शन पढ़ते हैं हम, सेक्शन 164 सब सेक्शन 2। अगर आपको याद हो तो मैं पहले डायरेक्टर के टॉपिक पे ले जाता हूं। तो हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कि अगर कोई डायरेक्टर इनमें से किसी भी ग्राउंड में आ गया तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जैसे 164(1) में कुछ ग्राउंड्स दिए होते, इसमें लिखा था कि अगर वो डायरेक्टर अनसॉन माइंड हो गया, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब चीज हमने पढ़ी थी ना, तो वो किसी भी कंपनी, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, हमने ये सब पढ़ा था। 164(2) के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, अगर वो कंपनी इनमें से कोई डिफॉल्ट करती है तो भी वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो 164(1) और 164(2) में क्या फर्क था, 164(1) में डायरेक्टर अपनी गलती की वजह से आउट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और 164(2) में वो अपनी गलती की वजह से आउट नहीं होता, उसकी कंपनी ने डिफॉल्ट करा होता है, इस वजह से वो आउट हो जाता है। तो 164 में जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो अनसाउंड माइंड हो गया, तो वो उसकी खुद की चीजें हैं। लेकिन 164(2) में कि अगर कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी आरओसी को, या कंपनी ने अगर लोगों से डिपॉजिट्स का पैसा लिया हुआ था वो वापस नहीं करा, या डिबेंचर्स का पैसा लिया हुआ था वो वापस नहीं करा, या उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा 1 साल से ज्यादा के लिए, तो उसके डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और तो इसका मतलब 164(1) के अंदर वो अपनी गलती से आउट होता है, 164(2) के अंदर वो कंपनी अगर ये हरकत करती है तो वो आउट होता है। अब जो अमेंडमेंट है वो क्या है, वो 164(2) से है। कंपनी लॉ में एक चीज कही जाती है कि अगर कोई भी डायरेक्टर सेक्शन 164(2) की वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसको अपनी कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, जिस भी कंपनी में वो जाने वाला है इंटीमेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इन फॉर्म DIR 8 कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं, क्योंकि 164(2) ये बोलता है, 164(2) ये बोलता है कि अगर एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप उस कंपनी से तो आउट हो गए। यहां पे लिखा है अगर कोई कंपनी, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which has not filed financial statement or annual returns for any continuous period of 3 financial years, अगर कोई कंपनी 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल नहीं करती,
या कोई कंपनी अगर फेल टू पे डिपॉजिट हो जाती है या उसका इंटरेस्ट, या फेल टू पे डिबेंचर्स या उसका इंटरेस्ट, या फेल टू पे डिविडेंड या उसका इंटरेस्ट, अगर उसको रिडीम करने में डिफॉल्ट करती है 1 साल या उससे ज्यादा, तो वो जो डायरेक्टर है शेल बी, यहां से स्टार्ट कैसे हो रहा है, नो से, तो नो पर्सन शेल बी एलिजिबल, तो इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि वो अलाउड नहीं है टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी, मतलब उधर से तो आउट होगा और बाकी किसी और कंपनी में भी वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर मान लो वो एक्स लिमिटेड है में डायरेक्टर था, अगर मान लो एक्स लिमिटेड के अंदर सेक्शन 164(2) का डिफॉल्ट हुआ, एक्स लिमिटेड के अंदर अगर मान लेते हैं सेक्शन 164(2) का क्या हुआ, डिफॉल्ट हुआ, और मान लो अगर वहां पे मिस्टर ए नाम का डायरेक्टर था, और मान लो ये मिस्टर ए वाई लिमिटेड में भी डायरेक्टर था और जेड लिमिटेड में भी डायरेक्टर था, ये मिस्टर ए इन दोनों कंपनियों में भी क्या था, डायरेक्टर था, यहां भी डायरेक्टर था और यहां भी डायरेक्टर था, मतलब ये मिस्टर ए 3 जगह डायरेक्टर था, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। वाई और जेड ओके हैं, ये सब ओके हैं, डिफॉल्ट सिर्फ इसने करा एक्स ने 164(2) का, तो ये यहां एज पर 164(2) ये यहां से तो वैकेट करेगा, ये डिस्क्वालीफाई होगा, प्लस ये इन दोनों कंपनियों से भी आउट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, जिस कंपनी के अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो वो उस कंपनी में भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, मतलब वहां से तो आउट। अच्छा, ये आउट होने वाली बात यहां से कहां लिखी है दैट कंपनी वाली, वो 167 में लिखी है वेकेशन ऑफ ऑफिस में, कि वो इस कंपनी से भी आउट होगा, प्लस इन एनी अदर कंपनी भी अपॉइंट नहीं हो सकता 5 साल के लिए। तो मतलब वो जिस कंपनी में वहां से भी आउट होगा, प्लस वो बाकी कंपनी से भी आउट होगा, और वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो 5 साल तक वहां भी नहीं बन सकता, मतलब उसको हर कंपनी से आउट होना पड़ेगा, ले देके वो किसी और कंपनी में भी पॉइंट नहीं हो सकता। तो अगर वो यहां पे डिफॉल्ट करा वो वाई और जेड में, चलो इससे तो आउट हो गया, अब वाई और जेड में बनना चाहता है वहां भी नहीं बन सकता, अगर था तो वहां से भी आउट होगा। तो ये तो 164(2) का नॉर्मल प्रोविजन है, और अगर वो किसी और कंपनी में जाना भी चाहता तो उनको बताएगा कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हूं, 5 साल तक नहीं हो सकता। तो उसको किस फॉर्म में बताना होता है, फॉर्म नंबर DIR 8 में बताना होता है कि भाई मैं 164(2) में मेरी कंपनी डिफॉल्ट करा था, उसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। तो जब ये फॉर्म DIR 8 कंपनी को सबमिट करेगा, ये तो कंपनी को इंटीमेट कर रहा है, तो ये कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी, ROC को बताएगी कि भाई हमारी कंपनी के ये डायरेक्टर क्या हो गए हैं, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, और ये जो कंपनी बताएगी ROC को, वो बताएगी इन फॉर्म नंबर DIR 9। यही अमेंडमेंट है बस। आप बताओगे कंपनी को फॉर्म DIR 8 में कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूं आपकी 164(2) की हरकत की वजह से, मतलब देखो इस कंपनी को तो पता ही होगा कि ये डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन स्टिल इसको भी बताएगा, प्लस बाकी दोनों कंपनियों को थोड़ी पता है कि डिस्क्वालीफाई हो गया है, क्योंकि डिफॉल्ट तो इसने करा, बाकी दोनों ने नहीं करा, लेकिन 164(2) के अकॉर्डिंग इसको यहां से भी आउट होना पड़ेगा और बाकी 2 से भी आउट होना पड़ेगा, तो इसको बाकी 2 को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैं 164(2) की वजह से क्या हो गया हूं, डिस्क्वालीफाई हो गया हूं। तो जैसे ही अपनी कंपनियों को DIR 8 सबमिट करेगा, वो कंपनियां आगे ROC को कौन सा फॉर्म भेजेंगे, DIR 9। अच्छा, ऐसा नहीं है कि DIR 9 नया फॉर्म आया है, DIR 9 पहले भी होता था, लेकिन पहले DIR 9 के अंदर ना रोल क्या होता था, सिर्फ DIR 9 का इतना ही रोल होता था कि DIR 9 में ROC को सिर्फ ये बताना पड़ता था उस कंपनी को कि भाई हमारी कंपनी ने एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफॉल्ट करा है, पहले सिर्फ इतना बताना होता था। अब ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी इस हरकत की वजह से ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ये अमेंडमेंट है, ये मैंने नीचे की तरफ डाल दी है। एज पर रूल 14(1)(a) whenever a company receives information in form DIR 8। अच्छा, DIR 8 में कंपनी को किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया 164(2) की वजह से, तो कंपनी ROC को बताएगी 30 दिन के अंदर फॉर्म नंबर DIR 9 में। कब अमेंडमेंट आई है, 23/1/2023 को। तो मैं बार बार बोल रहा हूं DIR 9 नया नहीं आया है, DIR 9 पहले भी था, लेकिन पहले देखो 164(2) में जो डिफॉल्ट होता था ना कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, डिपॉजिट्स फाइल नहीं करे, पहले DIR 9 में कंपनी को सिर्फ ये बताना होता था ROC को कि भाई हमने इन चीजों का डिफॉल्ट करा है। अब ये भी बताना पड़ेगा DIR 9 के अंदर, जब DIR 8 डायरेक्टर से रिसीव होगा कि भाई ये डायरेक्टर हमारी कंपनी से डिस्क्वालीफाई हो गए हमारे 164(2) के डिफॉल्ट की वजह से। तो डायरेक्टर बताएगा कंपनी को DIR 8 में, और कंपनी बताएगी 30 दिन के अंदर ROC को कि भाई हमारा ये डायरेक्टर 164(2) की वजह से क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है जी, ये थी डायरेक्टर की अमेंडमेंट। चलो जी, तो गाइस इसी के साथ आपकी सारी अमेंडमेंट खत्म हो गई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और बहुत डिटेल में कराया एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।